हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। विपुल और पूजा लाइफ की तरफ गए। शनाया का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था। आहान भी उन दोनों के पीछे गया। जैसे ही विपुल और पूजा लाइफ में घुसे, किसी ने पूजा की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और कुछ सेकंड्स में ही वो बेहोश हो गई। यह सब आहान की वजह से हुआ था। जब पूजा बेहोश होकर गिरी तब विपुल को समझ आया कि आखिर वहां हुआ क्या था। तुम तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विपुल ने पूछा। आहान ने कुछ नहीं कहा और विपुल के आगे आकर खड़ा हो गया। उसके बाद आहान ने विपुल को खींचकर थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ से पूरी लिफ्ट गूंज गई। विपुल का एक थप्पड़ से ही सिर चकराने लगा। विपुल ने खुद को संभाला और फिर उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पे थप्पड़ मारा? तुम जानते नहीं, विपुल ने कहा। इतने में आहान ने विपुल को एक और थप्पड़ मारा। लगातार 2 थप्पड़ की वजह से विपुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। आहान भी विपुल को बिना कुछ बताए बस थप्पड़ मार रहा था। विपुल तो आहान को जानता तक नहीं था। विपुल ने खुद को शांत किया और इस मैटर को पोलाइटली हैंडल करने का फैसला किया। ब्रदर, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शायद मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने तुम्हें ऑफेंड किया है, विपुल ने कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आहान ने पूछा। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, फिर हमारी कैसी दुश्मनी हो सकती है? विपुल ने पूछा। तुमने मुझे पहले नहीं देखा? आहान ने पूछा। आहान का एक्सप्रेशन अजीब था। उस एक्सप्रेशन की वजह से विपुल थोड़ा घबरा गया, पर फिर उसने आहान को समझाया। नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम गलत इंसान को मार रहे हो। गलत इंसान? आहान ने कंफ्यूज होने का नाटक किया। तुम्हारा नाम विपुल सुखानी है ना? आहान ने पूछा। हाँ, मेरा नाम विपुल। विपुल ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, उससे पहले ही आहान ने उसे एक थप्पड़ और मारा और फिर कहा, अगर तुम विपुल सुखानी हो तो फिर मैं सही इंसान को ही मार रहा हूं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये सुनकर विपुल हैरान भी था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अनजान आदमी कौन था जो उसे बिना किसी कारण इतना मार रहा था। उसने कभी आहान को देखा नहीं था और ना ही कभी उससे किसी तरह का झगड़ा किया था। विपुल को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो शांत था। आहान ने जब फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश की तब विपुल ने कहा, ब्रदर, मेरी बात सुनो। मारने से पहले यह तो बताओ कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने आखिर किया क्या है? तुम ऐसे ही किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। जो बात है सच बताओ, विपुल ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? आहान ने पूछा। विपुल के एक्सप्रेशन देखकर आहान समझ गया था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं जानता हूं कि तुम कोई गुंडे हो और किसी ने तुम्हें मुझे मारने के लिए पैसे दिए हैं, विपुल ने अपनी समझ के हिसाब से आहान से कहा। विपुल की बात सुनकर आहान को बहुत अजीब लगा। आहान को नहीं लगा था कि विपुल उसके बारे में ऐसा सोचेगा। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आहान को ऐसे देखकर विपुल कंफ्यूज होने लगा। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और आहान से कहा, 2 गुना? मैं तुम्हें उस आदमी से 2 गुना दाम दूंगा। अभी तुरंत पैसे ट्रांसफर करता हूं मैं। मेरे डैड इस कंपनी के चेयरमैन हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है? आहान ने कहा। हाँ, मैं अपने डैड से बोलकर अभी पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ, विपुल ने कहा। ठीक है, अपने डैड से कहो कि मेरे अकाउंट में अभी पैसे ट्रांसफर करेंगे। आहान ने सोचा विपुल को परेशान किया जाए। उसने विपुल को इशारा किया कि वो अपने डैड को कॉल करे। विपुल ने जैसे ही प्रशांत को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, आहान ने उसे एक और इस बार थप्पड़ इतना तेज था कि विपुल के होंठ की साइड से खून आने लगा। विपुल का सिर चकराने लगा। उसने अपने मन में सोचा, मैं तो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए मान गया था, फिर इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम खुद को क्या समझते हो? होंगे तुम्हारे डैड इस कंपनी के सीईओ, पर तुम कुछ भी नहीं हो और पैसों का जोर मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आहान ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? विपुल ने पूछा। वो बहुत हैरान था। आहान अब तक बस उसके मज़े ले रहा था। उससे पैसे लेने वाली बात भी उससे ऐसे ही कही थी। ना वो कोई गुंडा था, ना किसी ने उसे भेजा था। विपुल को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आहान की उससे क्या दुश्मनी थी। विपुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे का रंग लाल हो गया था और शरीर तप रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए आहान से कहा, तुम मुझे ऐसे जलील क्यों कर रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? जलील? तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक भी हो कि मैं तुम्हें जलील करूं? और रही बात दुश्मनी की, तो मैं तुमसे दुश्मनी का रिश्ता भी नहीं रखना चाहता, आहान ने कहा।
फिर विपुल ने कहा, तुम बस इतना समझ लो कि तुमने मेरे किसी अपने को परेशान किया है और मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। आहान ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, विपुल ने चिल्लाते हुए कहा और आहान पर अटैक किया। आहान बहुत देर से विपुल को उकसा रहा था। अंत में उसका सब्र टूट गया। जैसे ही विपुल ने आहान पर अटैक करने की कोशिश की, आहान ने उसे पेट पर लात मारकर नीचे गिरा दिया। उसके बाद आहान ने विपुल का सिर इस तरह से ट्विस्ट किया कि उसे बहुत दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे बेहोश हो गया। इतने में वो लोग टॉप फ्लोर पर भी पहुंच गए थे। आहान ने विपुल को घसीट कर लिफ्ट से बाहर निकाला और चिराग को कॉल किया। चिराग, कार को बेसमेंट में लेकर आओ, मुझे कहीं जाना है, आहान ने कहा। ठीक है आहान, अभी आता हूँ, चिराग ने कहा। चिराग ने कभी भी आहान से कोई सवाल नहीं किया था और हमेशा उसकी बात को सही समझकर मान लेता था। कुछ मिनट बाद आहान और चिराग दोनों बेसमेंट में पहुंचे। आहान के पास विपुल को मरी हुई हालत में देखकर चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। आहान, यह जिंदा है या मर गया? चिराग ने पूछा। जिंदा है, आहान ने कहा। जब तक जिंदा है तब तक ठीक है, चिराग ने कहा और चैन की सांस ली। इसके बाद वो उस बॉडी को घूरने लगा और उसने आहान से पूछा, आहान यह कौन है? विपुल सुखानी, आहान ने कहा। हैं? क्या? विपुल सर? चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। विपुल की पहचान किसी से छुपी हुई नहीं थी। क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? आहान ने पूछा। आहान, तुम्हें पता है यह कौन है? तुम जानते हो इसके फादर का नाम क्या है? चिराग ने खुद को संभालते हुए पूछा। प्रशांत सुखानी, आहान ने कहा। यह सुनकर चिराग और हैरान हो गया। आहान जानता था कि वो कौन है, फिर भी उसने उसकी यह हालत कर दी थी। तुम्हें पता है ना कि प्रशांत सुखानी कौन है? वो इस कंपनी के मालिक हैं और करोड़ों के मालिक, चिराग ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, आहान ने कहा। चिराग का शरीर कांपने लगा। सब कुछ जानते हुए भी आहान ने उसके साथ यह किया था। इतने बड़े आदमी का बेटा उसके सामने बेहोश लाश की तरह पड़ा था। आहान, तुम इससे क्यों लड़ रहे हो? तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? यह बहुत खतरनाक आदमी है। इसे होश आए उससे पहले यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी जान बचाने का एक ही तरीका है, चिराग ने कहा। चिराग के मन में इस वक्त सिर्फ नेगेटिव बातें ही आ रही थी। आहान भले कोई भी था, उसे यह कभी नहीं सोचा था कि वो विपुल को ऐसे बेहोश कर सकता है। उधर विपुल का चेहरा देखकर चिराग समझ गया था कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। चिराग का चेहरा देखकर आहान को बहुत अजीब लग रहा था। भाग जाऊं? मैं यहाँ से क्यों भागूं? आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अनन्या रायजादा को मारने के बाद नहीं भागा था, फिर यह विपुल क्या चीज था? नहीं भागोगे? चिराग के माथे पर पसीना आ रहा था। आहान, सच बताओ, तुम मुझसे छुपाकर इसे मारना चाहते हो ना? चिराग ने कहा। आहान मुस्कुराने लगा पर उसने कुछ कहा नहीं। वो विपुल को मारने वाला तो नहीं था, पर उसे ऐसा सबक सिखाना चाहता था जो कभी नहीं भूले। आहान नहीं चाहता था कि विपुल शनाया को आगे परेशान करे। आहान प्लीज, जो तुम सोच रहे हो वो सोचना बंद कर दो। सुखानी फैमिली बहुत पहुंची हुई फैमिली है। यहाँ के बहुत सारे लीडर्स और पुलिस कमिश्नर से प्रशांत सुखानी की जान पहचान है। अगर विपुल को कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आहान को चुप देखकर चिराग बहुत घबरा गया था, इसलिए उसने आहान को समझाने की कोशिश की। चिराग, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हमारी दुश्मनी अभी तक जान लेने तक नहीं पहुंची है, आहान ने कहा। विपुल ने शनाया के बारे में बहुत बुरा भला कहा था, पर आहान का उसकी जान लेने का कोई प्लान नहीं था। फिर तुम क्या करना चाहते हो? चिराग ने पूछा। मैं क्या करना चाहता हूँ? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा, आहान ने कहा। ठीक है, चिराग आहान की बात मान गया। चिराग जानता था कि आहान उस पर भरोसा करता था, वरना वो उसे नीचे कार के पास नहीं बुलाता। चिराग मना करके आहान का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो मान गया। आहान की विपुल को कार की डिक्की में डाला और दोनों ड्राइव करके एक पुरानी फैक्ट्री पर पहुंचे। अगर उनके साथ मधु होती तो वो समझ जाती कि यह वही फैक्ट्री जहां पर उसने आहान को किडनैप करवाने का फैसला किया था। आहान, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चिराग ने पूछा। उस फैक्ट्री में बहुत सालों से कोई नहीं आया था, इसलिए वो बहुत डरावनी लग रही थी। इस जगह पर अजीब सी परछाई थी, लाइट नहीं थी और स्ट्रक्चर भी बिगड़ा हुआ था। जब अंदर जाएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद दोनों कार से उतरे और विपुल को बाहर निकाला। विपुल अब तक बेहोश ही था। आहान उसे लाश की तरह अंदर ले जा रहा था। चिराग कंफ्यूज तो था, पर एक अच्छे फॉलोअर की तरह वो आहान की सारी बातें मान रहा था। आहान, तुम तो इस शहर में नए हो ना, फिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? चिराग ने पूछा।
जितना चिराग जानता था, आहान ज़्यादातर होटल और ऑफिस के बीच ही अप डाउन करता था। बस 2 बार वो विनोद के घर गया था, पर यह फैक्ट्री शहर से थोड़ी दूर थी और साथ ही आहान के रास्ते में भी नहीं पड़ती थी। कुछ वक्त पहले मैं यहाँ आया था, आहान ने कहा। तुम यहाँ आए थे? मतलब? चिराग ने पूछा। किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा, अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, आहान ने कहा। ओके। इसके आगे चिराग ने आहान से कोई सवाल नहीं किया। कुछ दूर चलने के बाद वो एक तालाब के सामने पहुंचे। वो तालाब बहुत छोटा था, पर वहां पर आगे डेंजर के साइन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बहुत गहरा था। आहान भाई, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चिराग ने पूछा। अब इतने सस्पेंस में वो परेशान हो गया था। तालाब देखकर पता चल रहा था कि वो कोई मामूली तालाब नहीं था। अगर आहान सोच रहा था कि वो विपुल को मारकर इस तालाब में फेंक देगा, तो फिर बॉडी अगले दिन सुबह ऊपर तैरने लगेगी। आहान ने चिराग के सवाल का जवाब नहीं दिया, बस कुछ सोचने लगा। चिराग बहुत घबरा रहा था। आहान, तुम क्या करने वाले हो? इतने सस्पेंस में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज़ कुछ तो बताओ, चिराग ने कहा। कार की डिग्गी में जो रस्सियां पड़ी हैं वो लेकर आओ। बहुत सोचने के बाद आहान ने कहा। ठीक है, चिराग ने कहा और वापस गाड़ी की तरफ जाने लगा। चिराग इधर उधर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान क्या करने वाला था। आहान को वहां पर एक पेड़ दिखा, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगा। वो पेड़ तालाब के बहुत पास था। उसकी कुछ टहनियां जमीन की तरफ थी और कुछ पानी के ऊपर। कुछ मिनट बाद चिराग वहां रस्सी से खेलते हुए आया। आहान भाई, आपकी रस्सियां आ गई हैं, चिराग ने कहा। ले आओ, आहान ने कहा। अब इसका क्या करना है? चिराग ने पूछा। इन रस्सियों से विपुल को बांधो और मेरी मदद करो, आहान ने कहा। आहान आखिर विपुल के साथ करना क्या चाहता था? चिराग आहान की बात सुनकर हैरान हो गया था। आहान, यह तुम क्या बोल रहे हो? चिराग ने कंफ्यूजन में पूछा। मैं जो कह रहा हूं वो करो, आहान ने कहा। इसे कुछ होगा तो नहीं? चिराग ने कंफर्म किया। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए मुस्कुराने लगा। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर चिराग उसकी बात मान गया। जब चिराग विपुल को बांध रहा था, तब शायद उसके जोर लगाने की वजह से विपुल को होश आ गया। अपने आसपास अजीब सी सिचुएशन देखकर विपुल हैरान हो गया। कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। जब उसने अपने आप को संभाला, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ हो क्या रहा था। विपुल इस वक्त एक पुरानी बंद फैक्ट्री में पड़ा था। उसके पास एक तालाब था और चिराग उसे बांध रहा था। यह देखकर विपुल का शरीर कांपने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात आई, यह दोनों मुझे मारकर इस तालाब में फेंक देंगे और मर्डर का सबूत मिटा देंगे। यह सब सोचकर विपुल बहुत घबरा गया था। मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। विपुल आहान से उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। चिराग आहान को देखने लगा। आहान को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है। उसने सोचा कि नहीं, कहीं आहान सच में विपुल को मार तो नहीं देगा। अब तुम इतना क्यों डर रहे हो? आहान विपुल के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। मैं मान गया, मैं हार मानता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जाने दो प्लीज, विपुल ने कहा। इस वक्त वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी का बेटा नहीं, बल्कि अपनी जान की भीख मांगता हुआ कोई बहुत मामूली इंसान लग रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है, अब माफ़ी मांगने का या फिर गलती मानने का कोई फ़ायदा नहीं है, आहान ने कहा। ऐसा मत कहो प्लीज़, अभी देर नहीं हुई है, नहीं हुई है देर, विपुल ने कहा। वो लगातार रो रहा था। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम ऑफेंड हो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे जाने दो, विपुल ने कहा। विपुल की शक्ल देखकर चिराग को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि विपुल सुखानी को वो एक दिन इस हालत में देखेगा। उसे लग रहा था कि मौत से पैसे वाला भी इतना ही डरता है जितना कि एक गरीब आदमी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, आहान ने कहा। आहान का शुरुआत से ही विपुल की जान लेने का इरादा नहीं था। वो बस विपुल को इस हद तक डराना चाहता था कि वो कुछ भी गलत बोलने या करने से पहले 100 बार सोचे। जान से नहीं मारोगे, विपुल ने कहा। यह सुनकर विपुल ने राहत की सांस ली। थैंक यू बिग ब्रदर, तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। यह मुझे नहीं मारेगा, विपुल पागलों की तरह बोलने लगा और रोने लगा। इतना जल्दी थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम उनसे बच जाओ तब थैंक यू बोल देना, आहान ने कहा। उनसे उनसे मतलब? विपुल को समझ नहीं आया कि आहान क्या कहना चाह रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा।
उसके बाद आहान ने विपुल को उठाया और उस पेड़ की तरफ ले जाने लगा। आहान आखिर करने क्या वाला था? तुम करने क्या वाले हो? चिराग ने पूछा। वो सोच रहा था कि शायद आहान विपुल को पेड़ से बांधेगा। आहान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस विपुल को पेड़ के पास लेकर गया और उसे तालाब के ऊपर वाली पेड़ की डाली पर बांध दिया। ऐसा करके आहान ने विपुल के शक को यकीन में बदल दिया था। विपुल को पेड़ से बांधने के बाद आहान तुरंत नीचे नहीं आया, बल्कि तालाब में देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां पर कुछ ढूंढ रहा था। यह देखकर चिराग कंफ्यूज हो गया। आहान आखिर तालाब में क्या ढूंढ रहा था? तुम क्या? इससे पहले चिराग कुछ बोल पाता, उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसकी दिल की धड़कन रुक गई और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। चिराग को देखकर उस वक्त कोई भी डर सकता था। जो मंजर चिराग की आंखों के सामने था वो बहुत खतरनाक था। चिराग की आंखों के सामने एक लंबा बहुत बड़ा मगरमच्छ था। उसके शरीर की चमड़ी मोटी थी, आंखों में गुस्सा था और उसका मुंह किसी को खाने के लालच में खुला था। वो पेड़ पर लटके विपुल और बैठे हुए आहान की तरफ देख रहा था। उसका निशाना वो दोनों ही थे। आहान, संभल के! मगरमच्छ को देखते ही चिराग के मुंह से यह 3 शब्द ही निकल पाए। इस वक्त वो यह सब सोचने की कंडीशन में नहीं था कि उसे छोटे से तालाब में मगरमच्छ क्यों था। उसे बस आहान की चिंता थी। आहान ने चिराग की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि मगरमच्छ को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वहीं विपुल की हालत खराब हो रही थी। जितना शांत आहान था, उससे कई गुना बेचैन विपुल हो रहा था। वो बहुत बुरी तरह से छटपटा रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसके नीचे पानी में कुछ गड़बड़ थी। विपुल इतना डर रहा था कि उसकी पैंट गीली हो गई। जब विपुल ने देखा कि वो मगरमच्छ उसकी तरफ ही देख रहा है, तब वो चिल्लाने लगा, आ मगरमच्छ! विपुल की तरफ देख, मुंह खोलकर उछला। कच! उसके दांत टकराने की बहुत तेज आवाज आई। विपुल को कुछ नहीं हुआ था। मगरमच्छ का हमला हवा में ही था। हालांकि विपुल को खरोंच भी नहीं आई थी, पर वो इतना डर गया था कि लगातार चिल्ला रहा था और खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। आहान ने विपुल को देखा और पेड़ से नीचे कूद गया। मगरमच्छ विपुल को देखकर खुश हो रहा था। किसी इंसान को देखकर उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। वो लगातार विपुल की तरफ उछल रहा था और उसे काटने की कोशिश कर रहा था। मगरमच्छ और विपुल एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए मगरमच्छ बार बार कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो मगरमच्छ और ज़्यादा वायलेंट हो रहा था। नीचे खड़ा चिराग, जो यह सब देख रहा था, अपनी जगह पर ही जम गया। अब उसे समझ आ गया था कि आहान विपुल को यहाँ क्यों लाया था। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, यह मगरमच्छ मुझे मार देगा। विपुल अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था और रो रहा था। वो अपने शरीर को मगरमच्छ से बचाने के लिए बार बार हिल रहा था और आहान से मदद मांग रहा था। आहान को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो विपुल की मदद करने वाला था, बल्कि वो नीचे खड़ा हुआ हंस रहा था। जब आहान को वो ड्राइवर वहां मधु के भतीजे के पास लेकर आया था, तब आहान ने उस जगह को अच्छे से देख लिया था। उसने उसी वक्त यह तालाब देखा था और उसे मगरमच्छ के होने का एहसास हुआ। तब आहान ने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, पर आज उसे यह तालाब और मगरमच्छ काम आ रहे थे। किसी को डराने के लिए मौत से बड़ा डर आखिर और क्या हो सकता था। इस वक्त विपुल मौत से बस एक कदम दूर था और उसका यह डर उसकी चीख में साफ सुनाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कोशिश करना बंद कर दिया तो आज वो जिंदा नहीं बचेगा। आहान को पूरा विश्वास था कि विपुल यह दिन हमेशा याद रखेगा। वो पेड़ पर लटका हुआ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। आहान, यह तुमने जो किया है, यह बहुत खतरनाक है, अनबिलीवेबल है, चिराग ने कहा। इसके अलावा उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान से क्या कहे। चिराग नहीं जानता था कि उसके और विपुल के बीच में क्या दुश्मनी थी, पर वो यह जानता था कि आहान का जो मकसद था वो पूरा हो गया था। इस वक्त विपुल बहुत बुरी हालत में था। जब आहान से मदद मांगने के लिए गिड़गिड़ाना काम नहीं आया, तब विपुल ने गालियां देना शुरू कर दिया। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? यह क्या तरीका है किसी अनजान को ट्रीट करने का? स्टूपिड इंसान, नीचे उतारो मुझे! विपुल चिल्ला रहा था और आहान को गालियां दे रहा था। उसे आहान का नाम तक नहीं पता था, तो फिर उसे यह कैसे पता होता कि उसने आहान का क्या बिगाड़ा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि आहान लाइफ के पास आया, पूजा को बेहोश किया, फिर उसे मारा और लास्ट में उसे भी बेहोश करके इस फैक्ट्री में लाकर पेड़ से बांध दिया था। इसके अलावा विपुल कुछ नहीं जानता था। विपुल अब लड़ना बंद करना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। अगर वो ऐसा करता तो मगरमच्छ उसके चिथड़े उड़ा देता और विपुल ऐसी मौत नहीं चाहता था। आहान को विपुल की गालियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
जब विपुल ने देखा कि आहान पर किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा। वो बार बार आहान से उसे नीचे उतारने के लिए कह रहा था और उसे माफ़ी मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, विपुल ने कहा। चलो चलते हैं, आहान ने चिराग से कहा। चलते हैं? अगर हम चले गए तो इसका क्या होगा? चिराग ने पूछा। आहान ने ही कहा था कि वो उसे जान से नहीं मारेगा, पर अगर वो लोग चले गए तो फिर विपुल को बचाएगा कौन? वो यह अपने आप देख लेगा, आहान ने कहा। तुमने ही तो कहा था कि तुम उसे नहीं मारोगे। फिर आहान का जवाब सुनकर चिराग से रहा नहीं गया और उसने उससे यह सवाल पूछ लिया। मैं इसे नहीं मारूंगा, पर अगर मगरमच्छ ने उसे कुछ कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो होगा इसके और मगरमच्छ के बीच होगा, मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है, आहान ने कहा। आहान की बातें सुनकर चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोले। अच्छा अब चलो, इसे कुछ नहीं होगा, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। विपुल को बांधने से पहले आहान ने कैलकुलेट कर लिया था कि मगरमच्छ कितना उछाल पाएगा। उसने विपुल को ऐसे डिस्टेंस पर बांधा था जहां पर मगरमच्छ उसे टच भी नहीं कर सकता था। अगर विपुल हिलता भी नहीं तब भी उसे कुछ नहीं होता। वो सिर्फ मानसिक स्थिति की वजह से घबराया हुआ था और परेशान था, पर ऐसा भी नहीं था कि विपुल को कुछ नहीं हो सकता था। अगर उसके ज़्यादा हिलने से रस्सी टूट गई तो फिर उसमें विपुल के लक का दोष था। जब विपुल ने देखा कि आहान और चिराग उसे छोड़कर चले गए हैं, तब उसने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वो फिर चिल्लाकर गालियां देने लगा, जो इस वक्त सिर्फ वो मगरमच्छ सुन रहा था। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। मगरमच्छ विपुल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और विपुल खुद को बचा रहा था। कुछ देर बाद विपुल में जान बिल्कुल खत्म हो गई। उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और पेड़ से लटका रहा। मगरमच्छ बार बार उसे काटने की कोशिश कर रहा था, पर वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। विपुल को भी बस उसके दांत बाजने की आवाज़ ही आ रही थी, पर उसके काटने का दर्द नहीं हो रहा था। तब उसे यह एहसास हुआ कि शायद वो मगरमच्छ उस तक पहुंच ही नहीं सकता। वो बस ऐसे ही डर रहा था। अब विपुल पागलों की तरह हंसने लगा। तुम मुझे बस डराना चाहते थे, तुम पहले से ही मुझे मारना नहीं चाहते थे। यह सब तुम्हारी चाल थी, तुम्हें सब अच्छे से पता था, सब कैलकुलेटेड था। मैं ऐसे ही डर रहा था। विपुल इस वक्त बिल्कुल पागल हो गया था। आहान नहीं जानता था कि इस वक्त विपुल क्या सोच रहा था। वो और चिराग ऑफिस पहुंच चुके थे। जब वो बाहर थे तब चिराग ने आहान से पूछा, ब्रो उसे कुछ होगा तो नहीं ना? जो भी हो, है तो वो प्रशांत सुखानी का बेटा ही। वो हम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कुछ नहीं होगा, ना उसे ना हमें, तुम्हें चिंता मत करो, आहान ने कहा। जब दोनों ऑफिस के बाहर पहुंचे तब वहां पर कुछ मर्सिडीज कार खड़ी थी। उसके आसपास कुछ 20 आदमी काले रंग के सूट में वॉकी टॉकी के लिए खड़े थे और उस जगह की अच्छे से जांच पड़ताल कर रहे थे। आहान ने उन्हें अच्छे से देखा। उसे यह समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि यह लोग विपुल के पिता प्रशांत ने भेजे थे। उसके गायब होने के बाद वो तुरंत ही एक्शन लेना चाहता था। विपुल को गायब हुए बहुत देर नहीं हुई थी, पर फिर भी उसे ढूंढने के लिए पूरी फौज फाल्कन इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ी थी और अपना काम कर रही थी। आहान अब हम क्या करेंगे? चिराग ने कहा। उसके सिर में दर्द होने लगा था। उसने कभी इतनी सारी लग्जरी कार्स और सिक्योरिटी ऑफिसर्स एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसे सब कुछ किसी मूवी की तरह लग रहा था। करना क्या है, ऑफिस चलो, आहान ने कहा। ऑफिस? चिराग के माथे पर पसीना आ गया था। आहान, यह लोग हमें ही ढूंढ रहे हैं। इस वक्त ऑफिस जाना मतलब शेर की गुफा में जाने जैसा है। तुम कहना क्या चाहते हो? आहान ने पूछा। मैं यह कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, चिराग ने कहा। उसके हिसाब से उनके पास बस एक ही रास्ता था, भागना। आखिर उन्होंने प्रशांत सुखानी के बेटे को किडनैप किया था। अगर उसे तो वह छोड़ने वाले तो नहीं ना? और भागकर कहाँ जाओगे? छोटा सा शहर है, वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। इसके अलावा अगर हम भाग गए तो शक सीधा हम पर ही जाएगा, आहान ने कहा। चिराग आहान की बात से सहमत था। आहान कुछ गलत नहीं कह रहा था। अगर वो गायब हो गए तो शक उन पर आएगा और इसके बाद प्रशांत के लिए उन्हें ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। चिराग का पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया था। ऑफिस जाओ, चाहे वो तुमसे कुछ भी पूछे, तुम्हें बस एक ही बात बोलनी है, तुम्हें कुछ नहीं पता, आहान ने चिराग का कंधा थपथपाते हुए कहा। उसे सुखानी फैमिली से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। आहान और चिराग को जिसने देखा था वो सिर्फ विपुल था। प्रशांत उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और इसके अलावा सेक्रेटरी पूजा ने भी आहान का चेहरा नहीं देखा था। जहां तक बात सीसीटीवी की थी तो आहान एक मार्शल आर्टिस्ट था
वो कुछ भी करने से पहले सब कुछ अच्छे से प्लान करता था। वह सीसीटीवी के आगे ऐसे आया था जिस तरह से उसका चेहरा नजर ना आए। इसके अलावा विपुल को ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर ले जाने से पहले उसने सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दिया था। आहान ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने सारे प्रिकॉशंस लिए थे। अब वहां पर जो 20 सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो बस परेशान थे और हड़बड़ा रहे थे, पर फिर भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पूजा ही थी जो विपुल से मिली थी, पर लिफ्ट में कदम रखने से पहले ही वो आहान के अटैक की वजह से बेहोश हो गई थी और सीसीटीवी में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करता भी तो कैसे करता? जब सिक्योरिटी ऑफिसर ने आहान और चिराग को ऑफिस की बिल्डिंग में घुसते हुए देखा, तब उन्होंने उनसे सवाल करना शुरू किया। आहान और चिराग ने बहुत कैजुअली और कॉन्फिडेंटली उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। जब वो ऑफिसर्स उनके जवाब से सेटिस्फाई हो गए थे, तभी उन्हें अंदर जाने दिया। सर, प्रशांत सर का फिर से कॉल आया था। वो पूछ रहे थे कि हमें कोई लीड मिली या नहीं। मैं क्या जवाब दूं उनको? एक अफसर ने अपने हेड से पूछा। चेयरमैन सर से कहो कि हमें कोई लीड नहीं मिली है। हम इस केस को सॉल्व करने में फेल हो गए हैं। क्रिमिनल ने अपना काम बहुत चालाकी और सफाई से किया है। हो सकता है वो, उनके हेड ने कहा और फिर बोलते बोलते रुक गया। वो कोई फाइटर हो? जिस अफसर ने सवाल किया था उसने अपने हेड से पूछा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, हेड ने कहा। अगर यह सब किसी फाइटर या मार्शल आर्टिस्ट ने किया है तो फिर यह लोग इस केस को कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते थे। उन्हें इस केस को मार्शल आर्ट अलायंस को सौंपना पड़ेगा। जब प्रशांत को यह बात पता चली तब उसने उन्हें कुछ ऑर्डर्स दिए। प्रशांत ने साफ साफ यह बोला था कि वापस आ जाओ। सभी कार्स और सिक्योरिटी ऑफिसर प्रशांत के ऑर्डर्स के बाद वहां से चले गए। आहान, वो लोग चले गए। चिराग बहुत खुश था। आहान ने चिराग को पहले ही कहा था कि वो लोग कुछ ही देर में वहां से चले जाएंगे। चिराग को आहान की इस बात पर ज़्यादा भरोसा तो नहीं था, पर जब उसकी बात सच साबित हो गई तब वो बहुत खुश था। आहान के चेहरे पर मुस्कान थी। दरअसल आहान ने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। उसने सब कुछ ऐसे प्लान किया था जिसे लगे कि यह सब किसी मार्शल आर्टिस्ट ने किया है, ना कि फाल्कन के किसी स्टाफ ने। जब तक शक मार्शल आर्टिस्ट पर था तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ऐसी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेगा। अगर उनका शक कंपनी में किसी पर आता तो वो आहान और चिराग तो नहीं हो सकते थे। यह पता चलने के बाद कि विपुल के गायब होने के पीछे वजह मार्शल आर्टिस्ट है, प्रशांत उन्हीं के बीच किसी को ढूंढेगा। ऐसा नहीं हो सकता था कि प्रशांत का पहले कभी किसी से कोई झगड़ा न हुआ हो। प्रशांत लेने के लिए विपुल को कोई भी किडनैप कर सकता था। आहान ने सोचा कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पर शाम को उसके पास कल्पना का फ़ोन आया। कल्पना का फ़ोन आने का साफ मतलब था कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे ही आहान ने फ़ोन उठाया, कल्पना ने सीधा सवाल किया, आहान, विपुल कहाँ है? आहान का मुंह बन गया। क्या बात कर रही हैं आप? कौन विपुल? मैं कुछ नहीं जानता, आहान ने कहा। मुझसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी और को नहीं पता कि फाल्कन में एक मार्शल आर्टिस्ट है, पर मुझे पता है, कल्पना ने रूखी आवाज़ में कहा। यह सुनकर आहान को लगा कि वो कल्पना के बारे में तो भूल ही गया था। आहान की बोलती बंद हो गई थी। आहान, मेरी बात सुनो। जितना जल्दी हो सके विपुल को छोड़ दो। प्रशांत इस वक्त गुस्से में पागल हो रहा है। उसने मार्शल आर्ट अलायंस से बात कर ली है। बहुत जल्दी वो विपुल को ढूंढने में लग जाएंगे, कल्पना ने कहा। ठीक है, जिसे जिसको ढूंढना है ढूंढने दो, आहान ने कहा। आहान ने सोचा कि अगर उसे सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई तो वो विपुल को तालाब में गिरा देगा। मगरमच्छ के खा जाने के बाद तो विपुल को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आहान, यह मजाक का वक्त नहीं है। कल्पना को गुस्सा आ रहा था। विपुल प्रशांत का इकलौता बेटा और फाल्कन का उत्तराधिकारी है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर प्रशांत का फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा तब उसे किसी का कोई डर नहीं रहेगा। तुम बहुत सफाई से शनाया और बाकी सबकी नज़रों से बचाकर विपुल को बाहर ले गए, पर क्या तुम प्रशांत के बारे में जानते हो? कल्पना ने कहा। प्रशांत के बारे में क्या जानना है? आहान ने पूछा। प्रशांत कोई सीधा आदमी नहीं है, वो बहुत क्रूएल है। प्रशांत अपनी मेहनत से इतनी ऊपर पहुंचा है। अब वो जिस स्टेज पर था वो कुछ भी कर सकता है। उसे सिर्फ अपना काम होने से मतलब है। अगर विपुल को कुछ हो गया और वो मर गया तो फिर वो उन सब से बदला लेगा जिस पर उसे शक होगा, और उनमें सबसे पहला नाम शनाया का आता है, क्योंकि विपुल शनाया से मिलने आया था, कल्पना ने कहा। कल्पना की यह बात सुनकर आहान का दिल बैठ गया। कल्पना जो बोल रही थी वो होना मुमकिन था। अगर सच में प्रशांत ऐसा था तो वो कुछ भी कर सकता था। आहान, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ।
प्रशांत से बचने के बारे में सोचना भी मत। भले ही तुम रायजादा फैमिली से हो, पर वो भी कुछ कम नहीं है। प्रशांत बहुत अनरीजनेबल है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं है, कल्पना ने कहा। कल्पना ने जिस तरह से ये बात बोली थी, आहान को लग रहा था कि वो सोच रही है जैसे आहान विपुल को मार चुका है और प्रशांत को मारने के बारे में सोच रहा है। चिंता मत करो, मैं कोई मर्डरर या क्रिमिनल नहीं हूँ, आहान ने कहा। उसने विपुल को भी नहीं मारा था और कल्पना प्रशांत की जान के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। पर आहान सोच रहा था कि प्रशांत ऐसा कौन है जिसे रायजादा फैमिली भी ऑफेंड नहीं कर सकती थी। विपुल मरा नहीं है, जिंदा है, मैं उसे छोड़ दूंगा, पर मुझे उसकी गारंटी कौन देगा कि मेरे उसे छोड़ देने के बाद वो शनाया को परेशान नहीं करेगा। आहान ने कल्पना से सवाल किया। आहान ने जो भी किया था वो सब शनाया के लिए किया था। अगर इतना सब कुछ होने के बाद विपुल फिर से शनाया को परेशान करता तो फिर इसका इतना सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए वो चाहता था कि कल्पना इसकी गारंटी ले। मैं उसे समझा दूंगी, कल्पना ने कहा। फिर उसने एक पोज लिया और फिर कहा, आहान एक बात और है। जब सनाया मनाली आई थी तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसका ख्याल रखूंगी, पर विपुल के मामले में मैं लापरवाह हो गई, इसलिए गलती मेरी भी है, सॉरी, कल्पना ने अपनी गलती मानते हुए कहा। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इस बात की गारंटी दे दो कि मेरे विपुल को छोड़ देने के बाद वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, आहान ने कहा। आहान इसमें कल्पना की गलती नहीं मानता था, क्योंकि कल्पना फाल्कन में एक शेयर होल्डर थी। वो फाल्कन को संभाल सकती थी, विपुल को नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि विपुल अब ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसे मुझ पर छोड़ दो, कल्पना ने कहा। अरे हाँ, क्या विपुल तुम्हारे और शनाया के रिश्ते के बारे में जानता है, कल्पना ने पूछा। अगर विपुल को उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो आहान को इस मैटर से निकालने के बारे में सोच सकती है। प्रशांत ने बहुत लोगों को ऑफेंड किया था, इसलिए इसका इल्ज़ाम किसी पर भी लगाया जा सकता था। मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी पता है, आहान ने कहा। विपुल के साथ यह सब करने से पहले ही उसने सोच लिया था कि वो शनाया को बीच में नहीं लाएगा। उसने अपने और शनाया के बारे में विपुल को कुछ नहीं बताया था। विपुल को सिर्फ आहान का चेहरा याद रहने वाला था। गुड, अब मैं तुम्हें इस मैटर से बाहर कैसे निकालना है इस बारे में सोचती हूँ, कल्पना ने कहा और चैन की सांस ली। अगर विपुल को आहान और शनाया के रिश्ते के बारे में पता होता तो इस मामले को संभालना मुश्किल हो सकता था। रही बात प्रशांत की, तो कोई ना कोई कारण ढूंढकर आहान को प्रॉब्लम में फंसा सकता था। अब मुझे बताओ विपुल कहाँ है, कल्पना ने कहा। आहान ने कल्पना को बताया कि विपुल कहाँ है। 20 मिनट से कम टाइम में कल्पना उस फैक्ट्री पर पहुंच गई थी। जब वो वहां तालाब के पास पहुंची तब वो विपुल को देखकर हैरान थी। जो आदमी इतना ग्रेसफुल और एलिगेंट दिखता था, इस वक्त फटे बुरे हाल में किसी भिखारी जैसा लग रहा था। आहान ने विपुल की क्या हालत कर दी है, कल्पना ने मन में सोचा। कल्पना ने अपने आदमियों को विपुल को नीचे उतारने का ऑर्डर दिया। जब उन्होंने उसे नीचे उतारा तब कल्पना ने उससे सवाल किया, विपुल तुम ठीक हो ना, यह सब कैसे हुआ। विपुल ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस पागलों की तरह हंसता रहा। कल्पना के चेहरे पर विपुल के लिए तरस था। वो समझ गई थी कि आहान ने विपुल को किस हद तक टॉर्चर किया था। विपुल को अब शनाया के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि विपुल के सिर्फ शनाया के बारे में सोचने पर ही आहान ने उसे पागल बना दिया था। अगर फिर भी विपुल शनाया को परेशान करता तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि वो शनाया से सच्चा प्यार करता है। इसके बाद कल्पना ने प्रशांत को कॉल किया। प्रशांत, मुझे विपुल मिल गया है, कल्पना ने कहा। मेरा बेटा, प्रशांत इमोशनल हो गया। थैंक यू मिसेज कल्पना। मेरा बेटा कैसा है, प्रशांत ने पूछा। जिंदा है, पर उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब है, कल्पना ने कहा। उसने सोचा कि अगर उसने प्रशांत को सीधा बता दिया कि वो पागल हो गया है तो शायद प्रशांत यह हैंडल ना कर पाए। थैंक गॉड, प्रशांत ने राहत की सांस ली। थैंक यू, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, प्रशांत ने कहा। हम सब तो एक ही परिवार हैं प्रशांत, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, कल्पना ने कहा। प्रशांत ने विपुल के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछे थे, जैसे कि वो उसे कहाँ और कैसे मिला। इस बात से कल्पना थोड़ी हैरान थी। वो जानती थी कि प्रशांत को समझाना नामुमकिन था। उसके लिए यही सिर्फ वही होता जो उसे लगता था कि यह सही है। कल्पना का प्रशांत को लेकर सबसे बड़ा सिर दर्द यही था। प्रशांत ने यह सब इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि उसके हिसाब से विपुल की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं कल्पना भी हो सकती थी। दोनों ही बहुत चालाक और होशियार थे। उधर शनाया इन सब से बहुत परेशान थी। उसे लग रहा था जैसे यह सब आहान ने किया है और वह उसके आसपास ही है। शनाया मैडम, वो लोग चले गए, पूजा ने कहा।
जैसे ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां से चले गए, पूजा और शनाया ने राहत की सांस ली। शनाया चाहती थी जिसने भी विपुल को किडनैप किया था वो वापस कभी ना आए। ओके, शनाया ने कहा। फिर उसने एक पॉज के बाद कहा, पूजा, तुमने सच में उस आदमी का चेहरा नहीं देखा जिसने तुम्हें बेहोश किया था? जब शनाया को पता चला कि विपुल उससे मिलने आ रहा है, तब उसने सोचा था कि वो कल्पना से मदद लेगी, पर इतने में ही यह सब हो गया था। विपुल अचानक से ऑफिस से गायब हो गया था। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब आहान वहां हो। शनाया सोच रही थी, कहीं आहान यहाँ आसपास तो नहीं है। उसे लग रहा था जैसे यह सब आहान ने किया है और वह उसके आसपास ही है। शनाया मैडम, उसने पीछे से अटैक किया था। मुझे पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं उसकी शक्ल कैसे देख पाती? पूजा ने पूछा। पूजा समझ सकती थी कि शनाया के मन में क्या चल रहा था। वो जानना चाहती थी कि विपुल से बचाने में उसकी मदद किसने की थी। ओके, शनाया ने कहा। वो जानती थी कि आहान का वहाँ होना नामुमकिन था। आहान मनाली में नहीं हो सकता था। शनाया मैडम, आपकी मॉम का फिर से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने कल आ रही हैं। उन्हें क्या बोलूं? पूजा ने पूछा। जब से शनाया मनाली आई थी उस दिन में बहुत सारे कॉल आते थे। उनमें से सबसे ज़्यादा कॉल्स यामिनी के ही होते थे। यामिनी बार बार कॉल करके शनाया के बारे में पूछती थी। आने दो उन्हें कल, शनाया ने कहा। यामिनी का नाम सुनकर शनाया परेशान हो गई थी। यामिनी नहीं जानती थी कि शनाया मनाली में क्यों है। उसने यामिनी को नहीं बताया था कि वो फाल्कन इंडस्ट्रीज की सीईओ बन गई थी। उसने यामिनी से कहा था कि वो मनाली जाकर कोई जॉब ढूंढेगी और वहीं अपने मन को शांत करेगी। इसलिए यामिनी को शनाया की ज़्यादा चिंता हो रही थी। शनाया ने सोचा कि अब जब यामिनी मनाली में आ जाएगी तब उसे पता चल ही जाएगा कि शनाया फाल्कन इंडस्ट्रीज में सीईओ है। आहान को शाम एक और कॉल आया। यह कॉल राशि का था। आहान, तुम आज रात को फ्री हो क्या? राशि ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक सुरीलापन था। जाहिर सी बात थी कि आज वो बहुत अच्छे मूड में थी। हाँ, क्या बात है? आहान ने पूछा। हे, आज रात को एक प्रिंसेस का परफॉर्मेंस है। मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और वो परफॉर्मेंस देखो, राशि ने कहा। प्रिंसेस? क्या तुम अपनी बात कर रही हो? आहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हा, मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं हूं ना। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो हिमानी है, राशि ने कहा। आज मनाली यूनिवर्सिटी का फाउंडर्स डे था। हिमानी का डांस परफॉर्मेंस फिनाले के लिए सिलेक्ट हुआ था। वो पहली बार इतने लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्म करने वाली हैं, इसलिए बहुत नर्वस हैं। तुम आ जाओगे तो उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, राशि ने कहा और मुस्कुराने लगी। रेड मेपल क्लब से निकलने के बाद हिमानी और राशि बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते राशि हिमानी के दिल की बात समझना चाहती थी। इस सिचुएशन में अहान को अवॉइड करना इम्पॉसिबल था। राशि ने बहुत बार हिमानी से उसके और अहान के रिश्ते के बारे में पूछा था, पर हिमानी हमेशा ब्लश करके कहती थी कि वो सिर्फ उसका भाई है, बॉयफ्रेंड नहीं। राशि हिमानी की इस बात पर विश्वास नहीं करती थी। हिमानी के चेहरे से साफ नजर आता था कि वो अहान को लाइक करती थी। अहान के मन में क्या था वो राशि नहीं जानती थी, पर हिमानी अहान के बारे में क्या सोचती थी वो राशि अच्छे से समझती थी। अहान का नाम सुनते ही हिमानी ब्लश करने लगी थी। राशि को लगा था कि हिमानी अहान को ज़रूर इनवाइट करेगी, पर जब कुछ देर पहले राशि ने हिमानी से पूछा था कि क्या उसने अहान को इनवाइट किया है, तब उसने मना कर दिया था। राशि को बात बहुत अजीब लगी। वो समझ गई थी कि हिमानी को डर था कि लोग उसके और अहान के बारे में क्या सोचेंगे। राशि और हिमानी बेस्ट फ्रेंड्स थी, इसलिए राशि चाहती थी कि वो हिमानी के लिए कुछ करे। इसलिए उसने मौका देखकर अहान को कॉल कर दिया। शो कितने बजे से है? अहान ने पूछा। अहान समझ गया था कि राशि ने उन दोनों के रिश्ते को गलत मतलब निकाल लिया था, पर वो इस बात का कुछ नहीं कर सकता था। 7 बजे से। जल्दी आना, लेट मत करना वरना तुम हिमानी का परफॉर्मेंस मिस कर दोगे, राशि ने कहा। ठीक है, अहान ने कहा और फ़ोन रख दिया। उसने जब घड़ी की तरफ देखा तो 6 बज रहे थे। अगर उसे यूनिवर्सिटी 7 बजे तक पहुंचना था तो उसे जल्दी निकलना चाहिए। अहान की नई कार चिराग लेकर गया था, इसलिए उसे चिराग की सेकंड हैंड कार चलानी थी। कार भले ही सेकंड हैंड थी, पर चिराग ने उसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, इसलिए वो चलने में बहुत कंफर्टेबल थी। उधर मनाली यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के बैक स्टेज पर चहल पहल थी। जैसे ही अहान से बात करने के बाद राशि ने फ़ोन रखा। उसके सामने वाइट ड्रेस पहने एक लड़की आई। उसने बहुत ही हल्का मेकअप किया हुआ था। जैसे ही वो वहां आई, बहुत से स्टूडेंट्स बस उसे देखते ही रह गए। बहुत लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। विपुल किसी अप्सरा की तरह
राशि ने जब उसे देखा तो उसे कुछ सेकंड्स के लिए उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने खड़ी हिमानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका मेकअप बिल्कुल सिंपल था, जो उसकी सुंदरता को और निखार रहा था। उसकी बॉडी स्मूथ थी और उसका चेहरा मुस्कान की वजह से खिला हुआ था। हिमानी वहां चुपचाप खड़ी थी। सारी नजरें इस वक्त उसी पर थीं। राशि भी उसी को ऊपर से नीचे तक बार बार देख रही थी। राशि, हिमानी ने फाइनली कहा। जिस तरह से राशि उसे देख रही थी, हिमानी को बहुत शर्म आ रही थी। हिमानी, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो आज तुम्हें जब देखेगा तो बस देखता ही रह जाएगा, राशि ने कहा। वो हिमानी ने कंफ्यूजन में पूछा। वो मतलब कॉलेज के लोग? राशि ने बात को संभाला। वो हिमानी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने हिमानी को हान के बारे में नहीं बताया था। हिमानी, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। यह ड्रेस तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। राशि हिमानी से कुछ कहने ही वाली थी, तभी वहां पर एक लंबा लड़का ब्लैक सूट पहने हुए आया। वो बहुत हैंडसम था। उसका आसपास का ऑरा बहुत वार्म था। थैंक यू, हिमानी ने बहुत प्यार से कहा और फिर राशि की तरफ देखने लगी। उस लड़के ने जब हिमानी को ग्रीट किया और कॉम्प्लीमेंट लिया, तब बहुत सारी लड़कियों को जलन होने लगी। उस लड़के का नाम रोहित जैन था। वो मनाली यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का था। उसने हिमानी को सामने से ग्रीट किया था और हिमानी ने सिर्फ थैंक यू बोलकर छोड़ दिया। सब लड़कियां सोच रही थी, हिमानी में इतना एटीट्यूड किस बात का था। सबकी आंखों में जलन देखकर राशि को अजीब लगा। वो जानती थी कि सब क्या सोच रहे हैं। कोई हिमानी को नहीं जानता था, पर वो उसे अच्छे से जानती थी। अगर उसे कोई पसंद नहीं था तो बस नहीं था। बाकी लड़कियों के लिए रोहित प्रिंस चार्मिंग था, पर हिमानी के लिए वो सिर्फ उसका कॉलेजमेट था। रोहित ने हिमानी से कुछ मिनट बात की और फिर वहां से चला गया। उसके बाद उसके पास कुछ और लड़के आए और उसे कॉम्प्लीमेंट करने लगे। वो हिमानी से इधर उधर के टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। यह लोग कॉलेज में बहुत पॉपुलर थे। कोई पढ़ाई में अच्छे थे तो कोई अलग अलग कल्चरल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छे थे, तो किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था। पर जब उन्होंने आज हिमानी को देखा था, सब बस उसे बात करना चाहते थे। सबके दिल हिमानी के लिए ही धड़क रहे थे। अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर हिमानी को बहुत अजीब लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी राशि उसके आगे आ गई। हेलो, हिमानी को ऐसे घेर कर खड़े मत रहो। अगर हिमानी के बॉयफ्रेंड ने देख लिया तो फिर उसे बहुत जलन होगी, राशि ने सबको दूर करते हुए कहा। हिमानी का बॉयफ्रेंड है? राशि की इस बात से सबके चेहरे उतर गए। जो लोग हिमानी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब अब एम्बैरस फील कर रहे थे। हिमानी भी यह बात सुनकर हैरान हो गई, पर फिर बाद में उसने अपने आप को संभाल लिया। वो समझ गई थी कि राशि यह बात उसे उन लड़कों से बचाने के लिए बोली थी। हाँ, हिमानी का बॉयफ्रेंड है और वो कुछ ही देर में यहाँ आता होगा, राशि ने कहा। हिमानी का बॉयफ्रेंड है, यह बात मुझे पता क्यों नहीं थी? मैंने कभी भी हिमानी के बॉयफ्रेंड को कॉलेज में देखा नहीं है। कहीं राशि हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, वो लोग बात करने लगे और राशि को घूरने लगे। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो अभी आएगा तो तुम खुद देख लेना, राशि ने कहा। वो हिमानी को सरप्राइज देने के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि बस उसे उन लड़कों से बचाना चाहती थी। राशि की बात से कुछ लड़के कन्विंस नहीं हुए थे, पर फिर भी वो मान गए। अब वो हिमानी के बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे थे। अगर वो कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान होगा तो वो हिमानी को परस्यू करना छोड़ देंगे, पर अगर वो कोई साधारण इंसान हुआ तो फिर वो हिमानी को पटाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वो लड़के वहां से चले गए। राशि, तुम्हें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए कोई नहीं आएगा। ऐसे में बाद में यह लोग तुम्हें ही झूठा बोलेंगे, हिमानी ने कहा। हिमानी को डर था कि कहीं वो लोग राशि को नुकसान ना पहुंचाएं। मैंने झूठ नहीं बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी देर में आता ही होगा, राशि ने कहा और मुस्कुराने लगी। राशि, कहीं तुमने? हिमानी हैरान थी। राशि, हिमानी का बॉयफ्रेंड वही ना जो उस दिन हिमानी को लेने आया था। इससे पहले हिमानी राशि से पूछ पाती कि क्या उसने हान को इनवाइट किया है, वहां पर साक्षी आ गई। इसे तुम्हें क्या लेना देना है, राशि ने रूखी आवाज में कहा। हिमानी उस दिन साक्षी की वजह से ही उस प्रॉब्लम में फंसी थी। अगर अहान और रक्षित वहां टाइम से नहीं आते तो हिमानी के साथ कुछ भी हो सकता था। इतना भड़कने वाली क्या बात है? मैंने तो बस तुमसे एक सवाल किया है, साक्षी ने कहा। बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर कर दिया। पर साक्षी ने फिर से कहा, वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके बॉयफ्रेंड ने ही तुम्हें गिफ्ट्स दिए थे ना? यह सुनकर राशि परेशान हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई बम गिर गया हो। पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी में जो बात सबसे ज़्यादा हो रही थी वो यही थी कि राशि को इतने महंगे गिफ्ट्स किसने दिए थे।
जब जानना चाहते थे कि वो टाइकून कौन था। साक्षी बकवास मत करो, तुम्हें कुछ पता तो नहीं है, राशि ने कहा। वो बिना मतलब आहान का नाम उसके नाम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। पैसों की बात करके वो यह जताना चाहती थी कि हिमानी भी ऐसी ही तो जो पैसों के लिए आहान के साथ थी। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं वो तो पता चल ही जाएगा, साक्षी ने कहा। साक्षी श्योर थी कि जिसने भी वो गिफ्ट दिया था भले ही वो आहान न हो पर आहान से रिलेटेड तो ज़रूर था। ओह, यह तो कुछ नया सुना है मैंने। जिसने राशि को गिफ्ट दिए वो हिमानी का बॉयफ्रेंड है। हिमानी और राशि कितने अच्छे दोस्त हैं यह तो सब जानते ही हैं। दोनों मिलकर कुछ भी कर सकती हैं। अब तो मुझे भी जानना है कि यह कौन है जो हिमानी के साथ भी है और राशि के साथ भी। यह तो दोनों की लाइफ सेट कर देगा। सब लोग हिमानी और राशि के अगेंस्ट अलग अलग बातें करने लगे। राशि सोच रही थी कि साक्षी की वजह से लोग हिमानी को इतना भला बुरा बोल रहे थे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। राशि ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा उसका फ़ोन बजा। कॉल आहान का था। राशि, गार्ड्स मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, तुम मुझे लेने आ जाओ, आहान ने कहा। आज कॉलेज डे था इसलिए सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स और एलुमिनी ही अलाउड थे। यूनिवर्सिटी बोर्ड नहीं चाहता था कि कोई भी अनजान आदमी कॉलेज के प्रोग्राम में कोई ड्रामा करे। अच्छा रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ आहान, राशि ने कहा। राशि जानती थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स कैसे थे, इसलिए उसने तुरंत जाने का फैसला किया। राशि, तुमने सच में आहान को इनवाइट किया? आहान का नाम सुनकर हिमानी हैरान थी। अब तक उसे लग रहा था कि राशि मजाक कर रही है। हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर अब तो तुम्हें सब पता है, राशि ने कहा। आहान का नाम सुनकर हिमानी की आंखों में चमक थी। उसका चेहरा खुशी से लाल हो चुका था। यह देखकर राशि ने हिमानी से पूछा, तुम चलोगी मेरे साथ आहान को पिक करने? हाँ, हिमानी ने तुरंत हाँ कह दिया था। इतना कहने के बाद वो दोनों वहां से चली गई। सारे लोग उन्हें देखते रह गए। आहान को सिर्फ साक्षी ने देखा था, इसलिए बाकी सब भी उसे देखना चाहते थे। सब राशि और हिमानी के पीछे चले गए। कोई भी आहान को नहीं जानता था, इसलिए सब अपने दिमाग में आहान की इमेज बनाने लगे। कोई सोच रहा था कि शायद वो मिडिल एज्ड आदमी होगा, तो किसी के दिमाग में यह एक यंग और हैंडसम लड़के का चेहरा आया। वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी हो सकता था, या फिर शायद कोई खतरनाक गुंडा। वहाँ जितने लोग थे सबके दिमाग में आहान की अलग ही तस्वीर थी। पर जब सब मेन गेट के पास पहुंचे तब सब हैरान थे। सब अपनी आंखें मल मल कर बार बार आहान को देख रहे थे। आहान ने इस वक्त बहुत ही सिंपल कपड़े पहने हुए थे और वो गार्ड्स के साथ सिगरेट पी रहा था और उनसे बातें कर रहा था। सब सोच रहे थे कि इस फटीचर से दिखने वाले आदमी ने राशि को गिफ्ट दिए थे। सबको साक्षी की बात बकवास लगने लगी थी। जो आदमी ऐसा दिख रहा था वो लाखों के गिफ्ट्स तो क्या एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकता था। सारी लड़कियां वहीं पर डिसअपॉइंट हो गईं। उनकी सारी ख्वाब टूट गए थे जैसे ही उन्होंने आहान को वहां पर देखा। राशि भी आहान को देखकर चौंक गई थी। उस दिन जब रेड मेपल होटल में उसने आहान को देखा था तब वो बहुत अलग लग रहा था। उस वक्त उसके आसपास बहुत अलग हो रहा था, पर आज वो बहुत मामूली लग रहा था। राशि बहुत हैरान थी, पर उसने इस बात को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने हिमानी का हाथ पकड़ा जो इस वक्त बहुत शर्मा रही थी और उसे आहान के पास ले गई। सॉरी आहान, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि आज यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्टूडेंट्स और एक्स स्टूडेंट्स अलाउड थे, राशि ने मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके, मैं भी अभी आया हूँ, आहान ने कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स पहले आहान को बहुत एटीट्यूड से दिखा रहे थे, पर जब उसने उन्हें सिगरेट ऑफर की तब उनका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया। आहान, हिमानी ने कहा, पर जैसे ही आहान ने उसकी तरफ देखा हिमानी ने अपनी गर्दन झुका ली। आहान की तरफ अपना अट्रैक्शन बढ़ते हुए देखकर हिमानी ने उसे आहान बोलना शुरू कर दिया था। अब वो उसे अपने भाई जैसा नहीं मानना चाहती थी। आहान हिमानी की आंखों से साफ समझ गया था कि उसके मन में क्या है। वो जानता था कि हिमानी उसे पसंद करती थी, पर वो सिर्फ उसे अपनी बहन मानता था। आहान के दिल में अभी भी बस शनाया ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यह बात हिमानी को कैसे समझाए। स्टेज पर बिल्कुल नर्वस मत होना, तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगी, ऑल द बेस्ट, आहान ने हिमानी से कहा। सबसे ज़रूरी यह था कि हिमानी अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से करे। यस थैंक यू, हिमानी ने कहा और मुस्कुराने लगी। उसका मन उदास हो गया था क्योंकि आहान ने उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया था। आहान, तुम यहाँ कैसे आए? टैक्सी से या कार से? राशि ने पूछा। कार से, आहान ने अपनी सेकंड हैंड कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कार? राशि की आंखें शौक की वजह से बड़ी हो गई। उसने नहीं सोचा था कि आहान ऐसे कार से यूनिवर्सिटी आएगा। आहान भले ही इस वक्त कैसा भी लग रहा था, पर उसकी कुछ तो पोजीशन थी।
उसे ऐसी कार ड्राइव करके तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या मैं सही देख रहा हूँ? यहाँ यह एक सेकंड हैंड कार में आया है। हाँ, लग तो वही रहा है। इसने मनाली यूनिवर्सिटी को समझ क्या रखा है? यह कोई कबाड़ खाना है जो ऐसी कार में आ गया। लड़के और लड़कियों का ग्रुप अहान के बारे में अलग अलग बातें बोलने लगे। वहाँ बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स थे जो बहुत वेल सेटल्ड थे। सबके पास ऑडी, पोर्श या मर्सिडीज जैसी कार्स थी। उसके बीच में अहान की छोटी सी कार सबका अटेंशन लिए बैठी थी। यह एक कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं था। सब अहान को तिरछी नज़र से देख रहे थे। अहान को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उनकी बातों को बहुत कैजुअली इग्नोर कर दिया था। साक्षी, तुम्हें याद है तुमने कुछ देर पहले क्या कहा था? राशि ने साक्षी को ताना मारते हुए पूछा। अहान की सेकंड हैंड कार साक्षी को गलत साबित करने के लिए काफ़ी थी। साक्षी का चेहरा फीका पड़ गया। उसे याद था कि उसने क्या कहा था, पर उसने जो भी कहा था उसके पास उसके कारण थे। उसे अच्छे से याद था कि उस दिन अहान ने भाविक और कबीर को कैसे हैंडल किया था। उसने कभी भी कबीर को किसी से इतना डरता हुआ नहीं देखा था। उसने उसी वक्त सोच लिया था कि अहान किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता है और राशि को गिफ्ट देने वाला मिस्टीरियस टाइकून भी वही है। पर अहान को और उसकी कार को देखकर साक्षी कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। ऐसा इंसान भला लाखों के गिफ्ट्स कैसे दे सकता था? कुछ तो बोलो साक्षी, राशि ने रूखी आवाज में कहा। तुमने ही कहा था ना कि अहान ही इंसान है जिसने मुझे गिफ्ट दिए थे। तुमने यह भी कहा था ना कि अहान मुझे और हिमानी दोनों को संभाल रहा है। अब कुछ नहीं बोलना तुम्हें। फिर से यह बातें बोल सकती हो तुम? राशि ने साक्षी को फटकारते हुए कहा। राशि ने सोच लिया था कि वो सवालों का जवाब देकर रहेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे थे, क्योंकि उसने पहले ही अपनी इमेज के बारे में अफवाह फैला रखी थी। पर हिमानी बहुत सीधी थी। वो हिमानी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठने दे सकती थी। वो राशि के पास जवाब था। वो बता सकती थी कि उसने रेड मेपल होटल में क्या देखा था। अगर वो सच बता देती तो सबको अहान की सच्चाई के बारे में पता चल जाता। पर क्या वो सच बता सकती थी? बिल्कुल नहीं। अगर उसने सच बता दिया तो इससे कबीर और भाविक की बदनामी होगी। अगर ऐसा हो गया तो वो दोनों साक्षी को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए राशि के पास चुप रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगली बार किसी पर ऐसे कीचड़ उछालने से पहले सोच लेना। भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। राशि ने साक्षी पर अपनी सारी भड़ास निकाली। वो बहुत खुश थी कि साक्षी गलत साबित हो गई थी। यह क्या है साक्षी? अगर तुम हिमानी से जलती हो तो साफ बोल दो। उसे ऐसे बदनाम करने की क्या जरूरत थी? सही बात है, हमने तुम्हारी बात मानी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास आंखें नहीं हैं। अब हमें बस सब पता चल गया। तुमने यह सब सिर्फ हिमानी को और राशि की बेइज्जती करने के लिए किया था। सच में साक्षी, तुम इतना नीचे गिर सकती हो, यह हमने नहीं सोचा था। सब लोग इस वक्त साक्षी को सुना रहे थे। वो सब लोग उस आदमी को देखने आए थे जिसने साक्षी को लाखों के गिफ्ट्स दिए थे, बल्कि यहाँ आकर वो एक फटीचर से लड़के को देख रहे थे। यह सब सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो इन सब बातों से मुकर भी नहीं सकती थी। तुम्हें सच जल्दी पता चल जाएगा, साक्षी ने अपने दांत पीसते हुए कहा और कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई। अहान, चलो अंदर चलते हैं, पार्टी शुरू होने वाली है, राशि ने कहा। यह सब हो जाने के बाद राशि का मूड अचानक से बहुत अच्छा हो गया था। चलो, अहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अहान के एक तरफ हिमानी थी और एक तरफ राशि थी। यह देखकर जो लोग हिमानी को पसंद करते थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और जलन हो रही थी। भले ही यह साबित हो गया था कि अहान वो इंसान नहीं है जिसने राशि को गिफ्ट दिए थे, पर अभी भी हिमानी और अहान का रिश्ता क्या है सबको नहीं पता था। हिमानी को देखकर लग रहा था कि वो अहान के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करती है, पर अहान की फीलिंग्स किसी को समझ नहीं आ रही थी। एक क्लोसर के साथ हिमानी कैसे हो सकती है? यह हिमानी के जूते के पास खड़े होने के भी लायक नहीं है और यह उसके बिल्कुल साथ खड़ा है। यह इसके साथ नहीं हो सकता। आज हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि यह हिमानी का नाम तक भूल जाएगा। सब लड़कों को बहुत गुस्सा आ रहा था। हिमानी इतनी खूबसूरत थी और अहान फटीचर था। दोनों का साथ होना सबको बहुत खल रहा था। अहान, हमारी यूनिवर्सिटी ने आज 75 ईयर्स पूरे किए हैं। आज यहाँ बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स आए हैं। सब बहुत वेल सेटल्ड और हाई प्रोफाइल लोग हैं। यह हमारे कॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसलिए सब आए हैं। सबने इसे हिट बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। राशि अहान को सब कुछ बता रही थी। वहाँ वो मोटा सा आदमी दिख रहा है, वो यहाँ के सेक्रेटरी रमेश मित्तल हैं। जो भी छोटे बड़े मैटर्स होते हैं वो यही हैंडल करते हैं। और वो टोपी वाला आदमी देख रहे हो, वो शंकर कुमार है।
वो एमिटी ग्रुप्स के मालिक हैं। यह बहुत अमीर हैं। राशि अहान को सबके बारे में बता रही थी। वो देखना चाहती थी सबके बारे में जानकर अहान कैसे रिएक्ट करता है, उसे जलन होती है या वो नॉर्मल होता है। राशि पता करना चाहती थी कि अहान का बैकग्राउंड क्या है। उस दिन रक्षित को अहान के साथ देखकर राशि ने सोचा था कि वो रक्षित की वजह से बच गया था, पर आज अहान को देखकर राशि के मन में आया कि अगर सच में उसे वो गिफ्ट देने वाला अहान हुआ तो वो रक्षित के बराबर का हो, या फिर शायद रक्षित से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। राशि यह पता लगाना चाहती थी, इसलिए अहान को सबके बारे में बता रही थी। पर अहान के चेहरे पर ना जलन थी ना निराशा थी, वो बहुत काम था। राशि समझ गई थी कि अहान को समझ पाना नामुमकिन था। वो अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता था। राशि को इस बार निराश होना पड़ा। उसने मन में सोचा, इसे समझ पाना इम्पॉसिबल है। ना इसे किसी से जलन हो रही है, ना ये सोचकर उदास हो रहा है कि इसके पास कितना पैसा क्यों नहीं है। इसके अलावा इसे इन पर तरस भी नहीं आ रहा कि इनके पास बस इतने ही पैसे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतना शांत हो। अहान नहीं जानता था राशि क्या सोच रही है। अगर उसे पता होता तो इस वक्त वो हंस रहा होता और अपनी गर्दन हिला रहा होता। अहान के लिए यह रमेश और शंकर जैसे लोग चाय कम पानी थे। वो सिर्फ रक्षित के साथ मिलकर भी इनसे आसानी से डील कर सकता था। ऐसे लोगों को देखकर भला अहान का क्या मूड चेंज होता। पार्टी का वेन्यू यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम था। इस ऑडिटोरियम में लगभग 20,000 लोग बैठ सकते थे। बीच में एक गोल स्टेज थी जिसके आसपास सब बैठे थे। अहान भी एक जगह बैठा था। यहाँ के सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से स्टेज के सबसे पास वाली सीट्स वीआईपी के लिए रिजर्व थीं। वहाँ से पूरे प्रोग्राम का सबसे अच्छा व्यू मिलता। रमेश और शंकर भी वहीं पर बैठे थे। इसके अलावा रोहित भी वहीं पर था। अहान ने अपनी नज़र घुमाकर देखा। उसे वीआईपी सीट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वीआईपी सीट वालों को अहान में बहुत इंटरेस्ट था। रोहित अपने 2 चमचों के साथ अहान के पास आया और बोला, तुम अहान हो ना? अहान समझ गया था कि यह ज़रूर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसने बहुत शांति से कहा, हाँ, और तुम कौन हो? यह जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। रोहित ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ वार्निंग देने आया हूँ। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? वार्निंग, अहान ने पूछा। हिमानी से दूर रहो, रोहित ने रूखी आवाज़ में कहा। तुम हिमानी के लायक नहीं हो। वो अप्सरा जैसी खूबसूरत है और तुम एकदम फटीचर। रोहित ने अहान को बोलने का मौका ही नहीं दिया और हिमानी की तारीफ़ों के पुल बांधने लगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं हिमानी के लायक नहीं हूँ? जब रोहित ने बोलना बंद किया तब अहान ने पूछा, तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं सेकंड हैंड कार चलाता हूँ? अहान ने पूछा। रोहित को नहीं लगा था कि अहान इतना डायरेक्टली यह बात बोल देगा। हाँ, जो तुम सोच रहे हो वो सही है। मुझे नहीं लगता कि जो लड़का सेकंड हैंड कार चलाता है वो हिमानी को खुश रख सकता है, रोहित ने कहा। अहान ने रोहित की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम कौन सी कार चलाते हो? रोहित को अहान के इस सवाल का कारण समझ नहीं आया, पर फिर भी उसने बहुत प्राउडली कहा, बेंटले कॉन्टिनेंटल। बेंटले कॉन्टिनेंटल, अहान ने गर्दन हिलाते हुए कहा। काफ़ी अच्छी कार है। इस वक्त उसकी कॉस्ट 3 करोड़ रुपए है, अहान ने कहा। नॉट बैड। तुम्हें तो कार्स के बारे में बहुत कुछ पता है, रोहित ने कहा। वो सोच रहा था कि आखिर अहान को इतनी लग्जरी कार के बारे में कैसे पता था। क्या उसे लग रहा था कि वो यह कार अफोर्ड कर सकता है? अहान ने रोहित की टोन को इग्नोर किया और उसे मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने यह कार खुद खरीदी है या अपने पिता के पैसों से? उससे तुम्हें क्या करना है, रोहित ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी कार चाहे जैसी भी हो, उसे मैंने खुद खरीदा है। और तुम्हारी बेंटले भले कितनी कूल क्यों ना हो, वो तुमने अपने बाप के पैसों से खरीदी है। उनकी मदद के बिना तो तुम उस कार का स्टीयरिंग व्हील भी नहीं खरीद पाओगे, अहान ने रोहित से कहा। यह सब सुनकर रोहित को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जब तुम अपने पैसों से कोई कार खरीदो तब मुझसे बात करना। मुझे नहीं लगता कि जो इंसान खुद कार तक नहीं खरीद सकता वो हिमानी को खुश रख पाएगा, अहान ने अपनी बात पूरी की। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। अहान ने जो बात कही थी, अपने पिता की मदद के बिना रोहित कुछ भी करने के लायक नहीं था। उसे अहान के सामने शो ऑफ करने का हक नहीं था
क्योंकि आहान ने वो कार तो और रोहित की कार उसके पिता की वजह से उसके पास थी। तुम्हारी जुबान तो बहुत तेज चलती है, रोहित ने आहान से रूखी आवाज़ में कहा। थैंक यू, वैसे भी धीरे का ज़माना नहीं है, आहान ने रोहित को ताना मारते हुए कहा। कुछ देर के लिए अपना थैंक यू अपने पास रखो, जब मैं स्टेज पर जाऊंगा तब देखता हूँ कि तुम क्या बोलते हो, रोहित ने कहा और अपना मुंह मोड़कर वहां से चला गया। आहान सोच में पड़ गया कि आखिर रोहित के कहने का मतलब क्या था। इतना तो वो समझ गया था कि रोहित स्टेज पर कोई तमाशा करने वाला था, पर क्या वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित के वहां से चले जाने की कुछ मिनट बाद प्रोग्राम ऑफिशियली शुरू हो गया। दो लड़कियां जिन्होंने इवनिंग गाउन पहने हुए थे स्टेज पर आईं और वेलकम स्पीच देने लगे। यह दोनों लड़कियां आज की होस्ट थी। अपनी बात पूरी करने के बाद उन्होंने एक मैसेज दिया। आज प्रोग्राम के एंड की तरफ एक स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है। सब बहुत एक्साइटेड हो गए और क्लैप और हुट करने लगे। उनमें से कुछ लोग सोचने लगे कि आखिर यह कौन है जो स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाला है। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है। बहुत सोचने के बाद भी कोई कुछ सोच नहीं पा रहा था। आहान को किसी स्पेशल परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो बस चाहता था कि हिमानी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। शाम का पहला परफॉर्मेंस एक मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस था। एक लड़का वाइट ट्रेनिंग सूट में आया और अपने ट्रिक्स और मूव्स दिखाने लगा। उसकी बॉडी बहुत टोन्ड और परफेक्ट थी। बहुत सारी लड़कियां उसके फिजिक की दीवानी हो गई थी। जब उसका परफॉर्मेंस पूरा हो गया तब पूरे ऑडिटोरियम में शोर होने लगा। सब क्लैप और हुट कर रहे थे। आहान जो इस वक्त भीड़ के बीचों बीच खड़ा था, शोर से उसके कान में दर्द होने लगा। आहान भी ऐसा टैलेंट देखकर खुश था, पर वो इतना शोर नहीं मचा सकता था। जब वो लड़का स्टेज से उतर गया तब सब शांत हुए। अब आहान को थोड़ा बेहतर लग रहा था, पर हिमानी की परफॉर्मेंस को लेकर उसकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। लगभग 1 घंटे बाद प्रोग्राम खत्म होने की तरफ आ रहा था। हर परफॉर्मेंस अगले परफॉर्मेंस से बेहतर था। सब बहुत खुश और एक्साइटेड थे। सब ताली बजा रहे थे। जब ऑडिटोरियम शांत हुआ तब फीमेल होस्ट फिर से स्टेज पर आई। उन्होंने अगला परफॉर्मेंस इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी सस्पेंस क्रिएट किया। पियानो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे क्लासी लोग प्ले करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने दिल की बात बताने के लिए भी बहुत सारे लोग इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। इसका म्यूज़िक कानों को बहुत सुकून देता है, होस्ट ने कहा। सबकी आंखों में चमक थी। सब समझ गए थे कि अब एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने वाला है। होस्ट भी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन समझ गई थी। जी हाँ, अब जो स्टेज पर आ रहे हैं वो है रोहित जैन, जो एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे, होस्ट ने कहा। रोहित जैन का नाम सुनकर सब लड़कियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। सब इतनी तेज चिल्लाने लगे कि माइक में बोल रही होस्ट की आवाज़ भी दब गई थी। रोहित बहुत पॉपुलर और फेमस तो था ही, साथ में लड़कियां उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। यह सब देखकर आहान का मुंह बन गया। वो सोच रहा था कि क्या रोहित जैन वही लड़का था जो कुछ देर पहले उसके पास आया था और उसे हिमानी से दूर रहने के लिए बोल कर गया था। जो गाना रोहित प्ले करेंगे वो है ट्वेल्व आइज। यह वो गाना है जो सिंगर ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी लवर के लिए गाया था। अब आप यह सोच रहे होंगे ना कि आखिर रोहित ने यह गाना क्यों चूज़ किया है, होस्ट ने कहा। होस्ट अच्छे से जानती थी कि ऑडियंस में हलचल कैसे मचानी थी। होस्ट के यह बात बोलते ही सब में बातें शुरू हो गई। अगर रोहित ने यह गाना चूज़ किया है तो ज़रूर वो किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। ऑडियंस बहुत हाई स्पिरिट में आ गई। रोहित आज किसी को प्रपोज करना चाहता है। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि रोहित किसी को पसंद करता है, होस्ट ने कहा। है तो ज़रूर रोहित को कोई पसंद है और वो आज उसे अपना दिल की बात कहेगा। आई कैंट बिलीव दिस। कौन है वो लकी गर्ल जिसे रोहित पसंद करता है? सब ऑडियंस में इसे चिल्ला रहे थे। रोहित जैन मनाली यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस था। वो हैंडसम था, यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम का कप्तान था, नेशनल लेवल पियानो कंपटीशन में फर्स्ट आया था और उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अमेजिंग था। रोहित में किसी तरह का कोई भी फ्लॉ नहीं था। यह अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था कि कितनी लड़कियां उसे कितना पसंद करती थी। सबका गैस बिल्कुल सही है। हमारा हीरो यह गाना किसी को डिटेक्ट करने वाला जिससे वो प्यार करता है, होस्ट ने स्माइल करते हुए कहा। दरअसल ऐसा कुछ कहना स्क्रिप्ट में नहीं था, पर शो शुरू होने से पहले रोहित उस होस्ट से मिला था और उसने उसे ऐसा बोलने के लिए कहा था। होस्ट के पास मना करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वो मान गई थी। आखिर वो सब अब कॉलेज में थे, स्कूल में नहीं। कोई भी अपने प्यार का इजहार कर सकता था। ओह माय गॉड, कौन है वो लड़की? सी इज सच ए लकी गर्ल। जैसे ही होस्ट ने अपनी बात पूरी की, ऑडियंस में लड़कियां उछलने लगी। रोहित जैन को पसंद था, यह यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी बात थी। सब उस लड़की का नाम जानना चाहते थे। उस लड़की का नाम क्या है?
कौन है वो लड़की? लड़की कौन है? यह अभी के लिए कॉन्फिडेंशियल है। एक बार हमारा हीरो परफॉर्मेंस दे दे, फिर वो खुद ही बताएंगे कि वो लड़की कौन है, होस्ट ने कहा। इतना कहने के बाद वो होस्ट स्टेज से उतर गई। उसने रोहित के परफॉर्मेंस को बहुत हाइप कर दिया था। सबकी आंखों में बहुत चमक थी और सब उस लड़की के बारे में जानना चाहते थे। मैं जिससे प्यार करती वो शायद किसी और से प्यार करता है। आई विश वो मेरा नाम ले ले। ऐसा कौन है जो रोहित के दिल में है? जब तक रोहित स्टेज पर नहीं आया था, लड़कियां उसके बारे में बात कर रही थी। जैसे वो स्टेज पर आया, सबकी धड़कनें रुक गईं। उसके सामने एक हैंडसम ग्रीक वार गॉड खड़ा था। सब बस उसे निहार रही थी। उधर अहान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। जिस लड़के से उसने कुछ देर पहले बात की थी, रोहित वही लड़का था। अब उसे समझ आ गया था कि रोहित ने उसे यह क्यों कहा था। जब रोहित चेयर पर बैठा और प्ले करने के लिए तैयार हुआ, तब सब चुप हो गए और परफॉर्मेंस एंजॉय करने लगे। परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, मेलोडियस और सुकून वाला था। एक एक नोट बहुत सुंदर और पीसफुल था। सब उस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय कर रहे थे। कुछ मिनट बाद रोहित का परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ। उसने अब सबके सामने बाव किया और मुस्कुराने लगा। सब उसके लिए हूट और क्लैप कर रहे थे। आई लव यू रोहित, कितना सुंदर परफॉर्मेंस था। सब उसे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। वीआईपी सीट्स पर बैठे लोगों ने भी उसे बहुत चीयर किया था और उस प्रेस करने के लिए हाथ से इशारे किए। जब रोहित ने देखा कि ऑडियंस थोड़ी शांत हो रही है, तब उसने माइक हाथ में लिया। इस वक्त स्पॉटलाइट रोहित पर थी। उसका हैंडसम चेहरा और भी चमक रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान ने सबको कायल कर दिया था। हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित जैन है। मैं जानता हूँ कि आप सबको मेरी आज के परफॉर्मेंस का कारण पता है। यस इट इज़ ट्रू कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, रोहित ने कहा। क्राउड में बहुत सी लड़कियों का दिल टूट गया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो यह लड़की नहीं थी। वो लड़की बहुत सुंदर है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया की ही नहीं बल्कि कोई अप्सरा है। उसे पहली बार देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया, रोहित ने कहा। रोहित जिस तरह से उस लड़की की तारीफ कर रहा था, बहुत सी लड़कियों को जलन हो रही थी और कुछ लड़कियां बिल्कुल मेरमराइज हो गई थी। रोहित ने उस लड़की को अप्सरा कहा था, मतलब सच में बहुत खूबसूरत होगी। मैं जानता हूँ कि आप सब जानना चाहते हैं कि वो लड़की कौन है। मैं आज उसे स्टेज पर डायरेक्टली प्रपोज करूँगा, रोहित ने कहा। यह बोलते हुए भी रोहित की हंसी बिल्कुल कम नहीं हुई थी। हिमानी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, रोहित ने विंग्स में देखते हुए कहा। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा था। सब सोच रहे थे कि रोहित को जो लड़की पसंद थी उसका नाम हिमानी था। हिमानी ने अभी कुछ दिन पहले ही कॉलेज ज्वाइन किया था, इसलिए बहुत कम लोग उसे जानते थे। पर उसके क्लासमेट्स उसका नाम सुनकर शॉक्ड थे। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, जो लोग बैक स्टेज थे वो भी हैरान थे। उन्होंने रोहित को हिमानी से बात करते हुए देखा था, पर वो नहीं जानते थे कि रोहित उसे ऐसे सबके सामने प्रपोज कर देगा। सबकी नज़रें हिमानी पर थी। उनकी आंखों में शौक और जलन साफ नजर आ रही थी। हिमानी जो स्टेज के बिल्कुल पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर गुस्सा था। स्टूपिड रोहित, यह इसने क्या किया? यह करना क्या चाहता है? राशि ने कहा। उसने अपना गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं छुपाया था। राशि जानती थी कि रोहित ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि हिमानी सबके सामने उससे बात करे। हिमानी, मैं जानता हूँ कि तुम विंग्स के पास हो, रोहित ने कहा। रोहित जानता था कि कोई भी समझदार लड़की इतने ग्रैंड प्रपोजल को मना नहीं करेगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि हिमानी उसे हाँ ही बोलेगी। उसके अलावा अचानक से बात ने सबके बीच में सनसनी फैला दी। वो यूनिवर्सिटी का प्रिंस चार्मिंग था। कोई भी लड़की उसे कैसे मना कर सकती थी? रोहित ने उसे लगभग 20,000 लोगों के सामने प्रपोज किया था। यह हिमानी के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी। रोहित का यह जेस्चर देखकर ऑडियंस में बहुत लोग इमोशनल हो गए थे। वो चिल्लाने लगे, से यस हिमानी, से यस। ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन देखकर रोहित बहुत प्राउड फील कर रहा था। उधर अहान डिसअपॉइंटमेंट में अपनी गर्दन हिला रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहित उसे नीचे दिखाने के लिए ऐसा कुछ करेगा। कुछ तो कहो हिमानी, रोहित ने कहा। हिमानी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? जब क्राउड बहुत हाइपर होने लगा, तब हिमानी स्टेज पर आई। उसके स्टेज पर आते ही एक स्पॉटलाइट उसके ऊपर आ गई। इस लाइट के नीचे हिमानी वाइट ड्रेस में सच में कोई अप्सरा लग रही थी। उसने अपने गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट को बहुत मुश्किल से छुपाया हुआ था और बिना एक्सप्रेशन के स्टेज पर खड़ी थी। उसे देखकर सब सरप्राइज, सब लोग गहरी आंख भरने लगे। सबको लग रहा था कि रोहित ने कुछ भी हिमानी के बारे में कहा था वो सच था। हिमानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फ्लॉलेस बॉडी, हिमानी जैसे खूबसूरत आंखें और चेहरा गुलाब जैसा। वो सच में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी।
सुंदर शब्द का हर पर्यायवाची आज हिमानी पर फिट बैठ रहा था। इस वक्त सबको लग रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की तो रोहित भी डिजर्व नहीं करता था। हिमानी को देखकर रोहित के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे देखकर रोहित के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसने खुद को संभाला और कुछ कदम चलकर हिमानी के पास गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हिमानी से फिर से पूछा, हिमानी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। रोहित की आवाज़ बहुत काम थी और उसकी आंखों में चमक थी। वह उसे बहुत प्यार से देख रहा था, पर हिमानी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने रोहित की तरफ देखा और रूखी आवाज़ में कहा, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हिमानी का बॉयफ्रेंड है? यह सुनकर ऑडियंस में बहुत सारे लड़कों के दिल कांपने लगे। अब तक जैसे रोहित के लिए लड़कियां पागल हो रही थी, वैसे ही अब लड़के हिमानी को दिल दे बैठे थे। सब सोच रहे थे कि वो लड़का कौन है जो हिमानी का बॉयफ्रेंड है। हिमानी है, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रोहित ने कहा। उसे भी यह सुनकर हैरानी हुई थी, पर तुरंत ही उसने अपने आप को शांत कर लिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हिमानी ने उसे नहीं चुना था। हिमानी को समझना चाहिए था कि अहान और रोहित में से रोहित बेटर है। उसके हिसाब से इतने ग्रैंड प्रपोजल के बाद तो हिमानी के पर लग जाने चाहिए थे और वो सातवें आसमान पर होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कान खराब हैं तुम्हारे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं फिर से बोलती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, हिमानी ने कहा। उसकी आवाज़ में रूखापन और गुस्सा दोनों थे। हिमानी थोड़ी कमज़ोर थी और उसका पेशेंस बहुत अच्छा था, पर उसका मतलब यह नहीं था कि वो किसी को अपने बारे में कुछ भी बोलने दे सकती थी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो सेकंड हैंड गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जैसी शक्ल वाला इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रोहित ने कहा। इस इन्फॉर्मेशन से सब हैरान हो गए थे। हिमानी का बॉयफ्रेंड कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि सेकंड हैंड कार चलाने वाला फटीचर है। अहान को यह सब अब बहुत इरिटेट करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित किस हद तक नीचे गिर सकता है। तुम्हें क्या मतलब है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है और नहीं? मेरे मैटर से दूर रहो, हिमानी ने गुस्से में कहा। वो अहान के बारे में भी गलत नहीं सुन सकती थी। बिल्कुल मुझसे मतलब है। हिमानी, तुम इतनी सुंदर हो, तुम ऐसे किसी फटीचर के साथ घूम नहीं सकती। उसके साथ होना तुम्हारी इमेज के लिए सही नहीं है, रोहित ने कहा। तुम? हिमानी अपने दांत पीसने लगी, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाती रोहित ने कहा, तुम्हारी और मेरी जोड़ी ही बेस्ट है। तुम मुझे जैसा इंसान डिजर्व करती हो और मैं तुम्हें। रोहित ने स्टेज पर यह बात बोलकर सबको इम्प्रेस किया था। अब किसी भी कीमत पर उसे हिमानी को मनाना ही था, वरना आज हिमानी की ना उसके गाल पर करारा थप्पड़ होगी। रोहित, तुम यह क्या कर रहे हो? इस वक्त राशि भी भाग कर स्टेज पर आ गई थी। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स थे। रोहित भले उनकी नज़रों में कितना भी गिर जाए, राशि हिमानी की इमेज खराब नहीं होने दे सकती थी। मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें अभी पता चल जाएगा, रोहित ने राशि को घृणा के साथ कहा। राशि और हिमानी को एहसास हो गया था कि वो ज़रूर कोई तमाशा करने वाला है। इसके बाद उसने माइक उठाया और ऑडियंस की तरफ देखते हुए कहा, अहान, मैं जानता हूँ तुम ऑडियंस में बैठे हो। अगर हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। आज ऑडियंस को शौक पर शौक मिल रहे थे। पहले उन्हें पता चला कि रोहित को किसी से प्यार हो गया, फिर वो लड़की हिमानी। इसके बाद हिमानी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था, और आखिर में उन्हें यह पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड वहीं नीचे बैठा था। सब में हंगामा हो गया था। पहले रोहित ने सबके सामने हिमानी को प्रपोज किया और उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड से भिड़ना चाहता है। यह हो क्या रहा है? एक के बाद एक ड्रामा। उसके बाद तो कॉलेज में बहुत हंगामा होगा। यह कॉलेज है या हाई स्कूल? यहाँ पर प्यार को लेकर कैसा ड्रामा चल रहा है? हिमानी के बॉयफ्रेंड को पीछे हट जाना चाहिए। रोहित ने अगर यहाँ कोई तमाशा किया भी तो उसके फादर उस मैटर को वहीं पर दबा देंगे। हाँ, वैसे भी मैंने रोहित को बहुत बार प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हुए देखा है। यह किसका बेटा है? विजय जैन। क्या रोहित के पिता का नाम विजय जैन? मैंने सुना है वो बहुत बड़े आदमी हैं, शंकर कुमार से भी बड़े। उन्होंने ही कॉलेज लाइब्रेरी के लिए पैसे दिए थे। सब आपस में बातें कर रहे थे। विजय जैन को मनाली में सब जानते थे। किसी को नहीं पता था कि विजय की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, पर सब अपना अंदाज़ा लगाते रहते थे। विजय जैन का ज्वेलरी का काम था और मनाली में मैक्सिमम ज्वेलरी शॉप्स उन्हीं की थी। तुम्हें डर लग रहा है? ऊपर आकर मुझसे लड़ते क्यों नहीं? रोहित बार बार अहान को उकसा रहा था। ठीक है, तुम्हें ऊपर नहीं आना ना, मत आओ। बस अपने आप को हिमानी का बॉयफ्रेंड मत कहना। आज से मैं हिमानी का ख्याल रखूंगा, रोहित ने कहा। रोहित, हिमानी चिल्लाई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो रोहित पर हाथ उठाने ही वाले थी, पर तभी राशि ने उसे रोक लिया। हिमानी, बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो। तुम जानती हो रोहित का बैकग्राउंड क्या है। अगर तुमने उसे इतने लोगों के सामने मारा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। राशि ने हिमानी को समझाने की कोशिश की। राशि बहुत हड़बड़ाई हुई और परेशान थी।
अचानक से ऑडिटोरियम का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जो लोग अब तक खुश थे और रोहित को चीयर कर रहे थे, वो सब अब परेशान थे। आगे क्या होने वाला था, किसी को नहीं पता था। रोहित का बैकग्राउंड कबीर और भाविक से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल था। अगर किसी और ने ऐसा किया होता तो अभी वहाँ बवाल हो जाता। पर इस वक्त जो स्टेज पर था वो ज्वेलरी किंग का बेटा था। प्रिंसिपल सर, क्या मैं रोहित को नीचे बुला लूँ? यह बात जिसने कही थी वो एजुकेशन ब्यूरो के हेड थे। वो चुपचाप वहाँ बैठे भी नहीं रह सकते थे और किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल से बात की। यह सब इसका क्या? प्रिंसिपल इस वक्त बहुत परेशान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अच्छे से जानते थे कि रोहित को आहान से कोई दुश्मनी है। अगर उसने रोहित को नीचे बुला भी लिया तो भी वो आहान से बदला तो लेकर ही रहेगा। सेक्रेटरी रमेश, शंकर, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? प्रिंसिपल ने उन्हें दोनों से पूछा। उन दोनों का विजय जैन से अच्छे रिलेशंस थे, इसलिए इस मामले में उनकी राय लेना अच्छा फैसला था। अगर वो दोनों रोहित से कैच करते तो शायद वो बुरा भी नहीं मानता। रमेश और शंकर ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर साथ में गर्दन हिलाई। प्रिंसिपल सर, मुझे लगता है कि यह सब बहुत नॉर्मल है। इस उम्र में ऐसा होता ही है। हम भी इस उम्र से ही बाहर निकले हैं, इसलिए हमें समझना चाहिए, रमेश ने कहा और मुस्कुराने लगा। रमेश बोलने में बहुत उस्ताद था, इसलिए उसने डायरेक्टली कोई बात नहीं कही थी, पर उसने हिंट दे दिया था कि किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित बहुत समझदार है। उसने पहले कभी किसी की इंसल्ट नहीं की है। मैंने उसे आज पहली बार ऐसे देखा है, इसलिए हो सकता है कि किसी ने उसे प्रोवोक किया हो। वैसे भी उसे आज उसका सच्चा प्यार मिला है, इसलिए ऐसा होना बहुत नॉर्मल है, शंकर ने कहा। शंकर ने अपनी बात से साफ जता दिया था कि वो रोहित की साइड है। विजय से कोई भी पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो इस वक्त मनाली में बहुत हाई पोजीशन पर था और उसके अगेंस्ट जाने का मतलब था अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। उन दोनों की बात सुनकर प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली। उनकी बातें सुनकर प्रिंसिपल समझ गया था कि चाहे रोहित कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना क्रिएट कर दे, उसे संभाला जा सकता था। मिस कपूर, आपका क्या कहना है इस मामले में? प्रिंसिपल ने पूछा। एक लड़की शंकर और रमेश के पास ही बैठी थी। उस लड़की ने मास्क लगाया हुआ था। प्रिंसिपल ने उस लड़की से लास्ट में इसलिए पूछा था क्योंकि उसका फैसला आखिरी होने वाला था। यह मिस कपूर वही गीत कपूर द सुपरस्टार थी जिसे कुछ दिन पहले आहान ने शिमला स्टेशन पर बचाया था। अगर रमेश और शंकर की तरह मिस कपूर भी रोहित की साइड लेने वाली थी तो फिर प्रिंसिपल को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रिंसिपल ने सोचा, रोहित, आज तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं। जब प्रिंसिपल ने देखा कि गीत का इन बातों पर ध्यान नहीं है, तब उसने गीत से फिर से सवाल किया, मिस कपूर, आपका ध्यान कहाँ है? प्रिंसिपल की आवाज़ सुनकर गीत फिर से अपनी सोच से वापस आई। हाँ, गीत ने कहा। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। गीत ने अपनी गलती मानी। स्टेज पर रोहित को खड़ा देखकर गीत ने अपने होश खो दिए थे। इस बात से वो थोड़ी सी एम्बैरस हो गई थी। मिस कपूर, मैं यह पूछ रहा था कि आप इस मामले में क्या सोचती हैं? क्या आप चाहती हैं कि रोहित को नीचे बुलाएं? प्रिंसिपल ने पूछा। नहीं, उसे स्टेज पर ही रहने दो, गीत ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। वो देखना चाहती थी कि इसके आगे क्या होने वाला था। अगर रोहित ने किसी और को उकसाया होता तो गीत को इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, पर रोहित ने जिसे उकसाया था वो आहान था। गीत जानती थी कि आहान की पर्सनालिटी कैसी थी, इसलिए वो श्योर थी कि ऐसा करके रोहित ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। भले ही गीत आहान से दूसरी बार मिल रही थी, पर फिर भी वो आहान को लेकर कॉन्फिडेंट थी। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम स्टेज पर आ भी गए, रोहित ने गुस्से में कहा। उसने सोचा था कि आहान डरपोक होगा, इसलिए चाहे वो उसे कितना भी उकसा दे पर वो स्टेज पर नहीं आएगा। पर इस वक्त आहान बहुत कैजुअली स्टेज पर आ गया था। इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। कब से तुम ही चिल्ला रहे थे कि स्टेज पर आओ, स्टेज पर आओ। अब मैं आ गया, आहान ने कहा। अगर इस वक्त आहान कहीं और होता तो वो इस बात को इग्नोर कर देता, पर यहाँ बात हिमानी की थी। रोहित हिमानी को यूज़ करके आहान को चैलेंज कर रहा था, इसलिए आहान से चुप नहीं रहा गया। ड्रामा, तुम 2 कौड़ी के लड़के मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? रोहित ने कहा। मेरी जो भी औकात हो, पर इस वक्त मैं तुम्हारे सामने हूँ, बोलो तुम क्या कर लोगे? आहान ने कहा। अगर तुम स्मार्ट हो तो मेरी बात मान लो, हिमानी को भूल जाओ। हिमानी ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारे साथ अच्छी लगे। शी डिजर्व्स द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट मैच फॉर हर, रोहित ने कहा। रोहित की आवाज़ में रूखापन था। उसका आहान को स्टेज पर बुलाने का एक ही मकसद था, उसकी बेइज्जती करना। अब जब वो स्टेज पर आ गया था तब वो इस मौके को कैसे छोड़ सकता था? आहान ने रोहित की सारी बातों को इग्नोर किया और हिमानी की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तुम्हें यह पसंद है?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई हेट हिम। हिमानी ने तुरंत जवाब दिया। हिमानी को तो सिर्फ आहान पसंद था। ठीक है। आहान ने हिमानी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। फिर उसने रोहित को घूरा और कहा, सुना तुमने कि हिमानी ने क्या कहा? हाँ तो, रोहित ने पूछा। तो फिर यह कि यहाँ से दफा हो जाओ। एक ही लड़की से कितनी बार रिजेक्ट होने का मन है तुम्हारा? आहान ने कहा। अब रोहित इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा? रोहित और आहान के बीच में जंग छिड़ने वाली थी। रोहित बार बार हिमानी को परस्यू करने की कोशिश कर रहा था और वहीं आहान उसे रोहित से बचाना चाहता था। हिमानी के बार बार मना करने के बाद भी वो पीछे नहीं हट रहा था। जब आहान ने रोहित को वहां से जाने के लिए कहा तब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? रोहित ने कहा। हाँ, आहान ने रूखी आवाज में कहा। अगर तुम में ताकत है तो मुझे यहाँ से भेज के बताओ, रोहित ने कहा। वो किसी भी कीमत पर 20,000 लोगों के सामने हार मानने वाला नहीं था। तो फिर क्या चाहते हो तुम? मैं क्या करूं? आहान ने पूछा। कुछ ऐसा जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे लड़ो, और अगर तुम हार गए तो फिर हिमानी को भूल जाना, रोहित ने कहा। ठीक है, आहान ने तुरंत कहा। उसे किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम श्योर हो हारने वाले को हिमानी को छोड़ना पड़ेगा? रोहित ने पूछा। आहान ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया था, इसलिए रोहित ने उससे फिर से पूछा। हाँ, आई एम श्योर। अब तुम यह बताओ कि कैसा कंपटीशन करना है, मार्शल या सिविल? जो तुम बोलोगे मुझे मंजूर होगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि रोहित को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उसे पूरी ताकत लगाकर ही हराना होगा। तुम मुझसे लड़ लोगे? इतना कॉन्फिडेंस? रोहित ने ताना मारते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सेकंड हैंड गाड़ी चलाने वाला उसे लड़ने के लिए तैयार था। तुम उसके बारे में इतना मत सोचो, तुम बस बोलो कि करना क्या है, आहान ने कहा। सिविल वॉर। मार्शल वॉर में शायद मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊं और तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दूं, इसलिए सिविल वॉर ही सही है। आज इतनी खुशी का दिन है, मैं मारपीट करना नहीं चाहता, रोहित ने कहा। मैं भी यही सोच रहा था। तुम जिंदा तो रहना चाहते हो ना, आहान ने कहा। अगर रोहित मार्शल आर्ट का सोच लेता तो शायद आहान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोहित की जान ले लेता। तुम भी यही सोच रहे हो? रोहित कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आहान में कैसा कॉन्फिडेंस है जो वो ऐसी बातें कर रहा था। हाँ बिल्कुल, आहान ने कहा। गुड, बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे जीत सकते हो तो आ जाओ, लेट्स फाइट। पर पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम मुझे नहीं जीत सकते हो। तुम मेरे टैलेंट्स को अभी कभी मैच नहीं कर पाओगे, रोहित ने कहा। मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस तुम्हें पहले ही प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हारने के लिए तैयार रहना। हिमानी सिर्फ मेरे साथ रहना डिजर्व करती है। मार्शल आर्ट में शायद हो गया तुम्हारा। कब से बकवास करते जा रहे हो? लड़ना है या नहीं लड़ना? आहान ने रोहित की बात काटते हुए कहा। रोहित गलत नहीं बोल रहा था। वो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा होगा और इस वक्त उसने बहुत सुंदर पियानो भी बजाया था, पर फिर भी आहान रोहित से हारने वाला नहीं था। रोहित को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपना गुस्सा शांत किया और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें हारने की इतनी जल्दी है तो फिर चलो। अब तुम जो चाहो वो करवा सकते हो मुझसे। बाद में यह मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम जिसमें अच्छे हो मैं उसमें तुम्हारे साथ compete करने के लिए तैयार हूँ, रोहित ने कहा। इस वक्त रोहित के लिए सिर्फ जीतना जरूरी नहीं था, बल्कि ग्रेसफुली जीतना भी जरूरी था। ठीक है, मैं पियानो कंपटीशन करते हैं। यहाँ पर पियानो भी है, आहान ने कहा। तुम सच में पियानो प्ले करना चाहते हो? रोहित को आहान की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं आहान का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। उसने देखा नहीं था क्या कि रोहित ने कैसा पियानो प्ले किया था। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आहान ने कहा। रोहित आहान की बेइज्जती करना चाहता था, पर आहान अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो जानता था कि उसने एक सॉन्ग से सनसनी फैला दी थी, पर आहान उसे आसानी से हरा सकता था। हा हा हा, ठीक है, अगर तुम्हें इसमें कम्पीट करना है तो यही सही, रोहित ने कहा और हंसने लगा। आहान ने रोहित को इग्नोर किया। अच्छा, यह बताओ कि तुम कौन सा गाना प्ले करोगे? मैं भी वही सॉन्ग प्ले करूंगा, रोहित ने कहा। वो किसी भी तरह आहान को नीचा दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि सब कुछ आहान डिसाइड करे और फिर वो उसे हरा दे। टू एलाइस, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम यह सॉन्ग प्ले करना चाहते हो? रोहित की आंखें खुली की खुली रह गई थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान को क्या बोले। अभी अभी रोहित ने वो गाना प्ले किया था जिसके सब दीवाने हो गए थे, और अब आहान वही गाना प्ले करना चाहता है। हाँ, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आहान ने कहा। नहीं नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, रोहित ने कहा और हंसने लगा। कुछ लोग अपनी औकात जानते ही नहीं है, वीआईपी सीट में बैठे शंकर ने कहा।
वो पहले ही सोचकर आहान पर तरस खा रहा था कि उसने रोहित का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद उसे भी पियानो बजाना था और उसे वही सेम गाना बजाना था जो रोहित ने बजाया था। पता नहीं लोगों को अपनी बेइज्जती करवाने का कितना शौक है, रमेश ने कहा। सब हैरान हो रहे थे। बस गीत थी जो बहुत काम थी। अगर वो पहले आहान से नहीं मिली होती तो वो भी ऐसा ही सोचती, पर वो पहले आहान से मिली हुई थी। भले ही एक बार मिली हो, पर वो आहान के ऑरा से वाकिफ थी। इसके अलावा आहान की जगह कोई और होता तो शायद वो भी रमेश और शंकर की तरह ही सोचती, पर यहाँ पर आहान था, इसलिए वो सबकी बातें सुनकर भी बस मुस्कुरा रही थी। उसने मन में सोचा, आहान की मार्शल स्किल्स का तो कोई जवाब नहीं है, और अगर उसे पियानो को लेकर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर आज शायद रोहित को हारना ही पड़ेगा। हिमानी, क्या आहान पियानो प्ले कर सकता है? राशि ने धीरे से हिमानी के कान में पूछा। उसने कभी रोहित को परफॉर्म करते हुए देखा था जो बहुत ही अच्छा था। उसने कभी भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखा था। मुझे नहीं पता, हिमानी ने कहा। हिमानी सिर्फ इतना जानती थी कि आहान एक घर जमाई है और उसकी बहुत खूबसूरत बीवी है। इसके अलावा हिमानी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। इस वक्त उसे खुद बहुत अजीब लग रहा था कि आहान उसके लिए रोहित से कम्पीट करने वाला था। तुम्हें नहीं पता? यह सुनकर राशि और बेचैन हो गई। हिमानी, अब क्या होगा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, राशि ने कहा। मुझे भी। हिमानी बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। हिमानी और राशि जितनी देर बात कर रहे थे उतनी देर में आहान पियानो के सामने चेयर पर बैठ चुका था। आहान को चेयर पर बैठा देखकर ऑडियंस में सब हैरान थे। सबके मन में बहुत सारे सवाल थे। यह पागल तो नहीं हो गया है? इसे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसने कभी पियानो को हाथ भी लगाया होगा। यह सब हमें क्या सुनना पड़ रहा है? मुझे अपने कान बहुत प्यारे हैं, मैं इसका गाना नहीं सुनना चाहता। सब आहान को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उसका गाना नहीं सुनना चाहते थे। आहान ने सबकी बातों को इग्नोर किया। वो सोच रहा था कि उसकी किस्मत भी कितनी अजीब है। कुछ वक्त पहले ही उसने पियानो शनाया के लिए रोहन से कम्पीट करने के लिए बजाया था और आज वो हिमानी के लिए रोहित से कम्पीट करने के लिए बजा रहा था। सबके क्रिटिसिज्म में आहान ने पियानो प्ले करना शुरू किया। पहले कुछ नोट्स बहुत सिंपल थे, इसलिए सबको नॉर्मल लग रहे थे। ऑडियंस में कोई भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो पाया था, पर जैसे जैसे गाना आगे बढ़ रहा था आहान की टून्स का जादू सब पर चढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पियानो में जान आ गई हो। सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे और जिसके एक्सप्रेशन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा चेंज हो रहे थे वो रोहित जैन था। रोहित को पियानो के बारे में बहुत नॉलेज थी, इसलिए वो आहान के पियानो प्ले करने के तरीके से ही समझ गया था कि वो एक्सपर्ट है। बाकियों के लिए वो सिर्फ म्यूज़िक था और सबको नोट्स की इतनी समझ नहीं थी, पर रोहित को सब पता था। वो समझ गया था कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि पियानो की बहुत नॉलेज है उसे। सब कुछ बहुत परफेक्ट था। इस वक्त सब आहान के म्यूजिक में खोए हुए थे। वीआईपी सीट में बैठी गीत भी गाने को बहुत एंजॉय कर रही थी। रोहित ने जो बजाया था वो आउटस्टैंडिंग था, पर आहान ने म्यूजिक में कुछ अलग था। उसमें एक तरह का इंटेलिजेंस था जो रोहित की परफॉर्मेंस में नहीं था। गीत सोच रही थी कि रोहित को इस गाने का असली मतलब नहीं पता था, वो बस बजाने के लिए बजा रहा था, पर आहान के केस में ऐसा नहीं था। आहान उस गाने के फील को अच्छे से समझता था। हिमानी और राशि भी एक दूसरे को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी और एक्साइटमेंट दोनों थे। आहान को पियानो प्ले करना आता था, हिमानी ने कहा, और वो भी ऐसा, ही इज ए म्यूजिशियन, राशि ने कहा। दोनों लड़कियां बहुत खुश थी। जब तक आहान पियानो प्ले कर रहा था तब तक सब उसी में खोए हुए थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। यह कितना अच्छा पियानो प्ले करता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि यह कोई लाइव प्ले कर रहा है। इतना अच्छा गाना सुनकर तो कोई भी इमोशनल हो जाए और रोने लग जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सेकंड हैंड कार चलाने वाला आदमी इतना अच्छा पियानो प्ले कर सकता है। इसके सामने रोहित का परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं था। सब ऑडियंस में अब आहान को प्रेज कर रहे थे। अब सबको रोहित का परफॉर्मेंस फ्लॉप और बेकार लग रहा था। ये तो उस लड़के जैसा लग रहा है जो कुछ वक्त पहले पियानो प्ले करने के लिए वायरल हुआ था, लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो, किसी ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो और ये एक नहीं हो सकता, दूसरे ने जवाब दिया। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसने भी पियानो पर शायद यही गाना बजाया था। यह लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो ही है, पहले वाले ने कहा। अगर ऐसा है तो आज मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो मेरा आइडल है, वो सच में हमारे कॉलेज आया है, दूसरे ने कहा। मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, रुको अभी चेक करते हैं, किसी ने कहा। जब आहान ने उस दिन यह गाना प्ले किया था तब रोहन ने उसे लाइव स्ट्रीम कर दिया था, इसलिए बहुत जल्दी वो वीडियो वायरल हो गया था। आहान ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके वो वीडियो डिलीट करवा दिए थे, पर फिर भी कुछ वीडियोज़ मनाली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास थी
उन्होंने उस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर रख रखे थे और तब से अहान का नया नाम मिला था, लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो। जब तक वो अहान की आइडेंटिटी समझ पाते, अहान ने पियानो बजाना बंद कर दिया था। जैसे ही अहान ने आखिरी नोट प्ले किया, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। सब अहान को बहुत चीयर कर रहे थे। कुछ लोग तो अहान को एक बार फिर से प्ले करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। वंस मोर, व्हाट ए परफॉर्मेंस, मैं इसे बार बार सुन सकता हूँ। रोहित के मुकाबले अहान के लिए ज्यादा चीयर्स और हुटिंग हो रही थी। रमेश और शंकर का चेहरा जितना उतरा हुआ था, राशि और हिमानी उतनी ही ज्यादा खुश थी। गीत भी स्माइल थी, क्योंकि उसे अहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब इस बात में कोई डाउट नहीं था कि यह कंपटीशन किसने जीता था। अहान, यू आर अवेसम, राशि ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। राशि ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अहान उसकी सारी उम्मीदें पार करके ऐसा परफॉर्मेंस करेगा। अहान ने राशि की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हिमानी ने अब तक कुछ नहीं बोला था, वो बस मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि आज वो कितना खुश थी। इसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, शंकर ने दांत पीसते हुए कहा। बुरी नहीं थी, इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी, प्रिंसिपल ने कहा। रोहित यह सब देखकर आग बबूला हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अहान ने उससे बेहतर इतना अच्छा पियानो बजाया था। इस बात से उसका ईगो बहुत हर्ट हो गया था। वो अपने दांत पीस रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? अहान ने रोहित को ताना मारते हुए कहा। अहान के पियानो बजाने के बाद सब लोग बहुत हैरान थे। रोहित की धुन सुनने के बाद सबको लग रहा था कि उससे बेटर ट्यून कोई नहीं बजा सकता। पर अहान ने सबके एक्सपेक्टेशंस के परे रोहित से भी ज़्यादा अच्छा पियानो प्ले किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि अहान जीत पाएगा। अहान ने तो रोहित को ईगो हर्ट कर दिया था। अब वक्त आ गया है कि रोहित अपनी हार मान ले। इससे बेहतर इंसान आ गया है। जो इंसान अहान की परफॉर्मेंस की वजह से सबसे ज़्यादा मूव हुई थी, वो थी गीत कपूर। उसे पहले से पता था कि अहान ही जीतेगा। उसके अलावा जिस तरह से अहान ने टू अलाइस बजाया था, वो बहुत इमोशनल हो गई थी। रोहित ने सिर्फ अच्छा प्ले किया था, पर अहान ने एक एक नोट को अच्छे से फील किया था। गीत समझ गई थी कि अहान के लिए वो गाना कितना इम्पोर्टेंट था। गीत सोच रही थी, इसके मार्शल आर्ट मूव्स तो सुपर थी ही, पर इसके पियानो स्किल्स भी इतने अच्छे हैं, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? अहान ने रोहित को ताना मारते हुए कहा। इस पर जब रोहित ने कुछ नहीं कहा, तब अहान ने उसके पास चलकर आया और बोला, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रिजल्ट क्लियर थे, इसलिए अहान को पता था कि वही जीता है। इस वक्त रोहित अपना मुंह बिगाड़े हुए खड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई उसे हरा देगा। मैं यह नहीं मानता, रोहित ने गुस्से में कहा। वो ऐसे अपनी हार नहीं मान सकता था। उसके पास पियानो की स्किल्स अच्छी होगी, पर यह किसी और में अच्छा नहीं हो सकता, रोहित ने मन में सोचा। तुम नहीं मान रहे? अहान ने पूछा। हाँ, मैं नहीं मान रहा। तुम इतने नालायक और फटीचर हो, तुम हिमानी के लायक बिल्कुल नहीं हो, रोहित ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। तो अब तुम चाहते क्या हो? अहान ने पूछा। तुमसे लड़ना। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ मार्शल आर्ट, रोहित ने कहा। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, राशि बोलने लगी। रोहित, तुम पागल तो नहीं हो गए? इतनी बदनामी के बाद भी तुम यह बात बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राशि ने बहुत सारे लड़कों को देखा था, पर उसने रोहित जैसा बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा था। वो हिमानी से रिजेक्ट होने के बाद भी उसे परस्यू करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा अहान से हारने के बाद भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। शट अप राशि, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चुप रहो, रोहित ने राशि को डांटते हुए कहा। वो जानता था कि ऐसा करके वो अपनी इमेज खराब कर रहा था, पर इस वक्त वो किसी घायल शेर से कम नहीं था। अगर इस वक्त उसने कुछ नहीं किया तो वो कॉलेज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसके बाद रोहित ने अहान को देखा और कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। बहुत हिम्मत है ना तुम में? तो सुनो, अगर तुमने मुझे मार्शल आर्ट फाइट में हरा दिया तो मैं हिमानी के सामने कभी नहीं आऊँगा। उसे देखते ही रास्ता बदल लूँगा। रोहित के पास कमबैक का बस यह आखिरी ऑप्शन था। अगर उसने अहान को मार्शल आर्ट में हरा दिया तभी उसे चैन मिलेगा। तुम्हें हाथ लगाकर मुझे अपने हाथ खराब नहीं करने, अहान ने कैजुअली कहा। यह बात सुनकर रोहित के दिल में आग लग गई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बकवास, सब बकवास, सीधा बोलो ना, तुम डर गए हो, रोहित ने कहा। हाँ ठीक है, मैं डर गया, अहान ने कहा। इतने ड्रामे के बाद उसका और ड्रामा हैंडल करने की हिम्मत नहीं थी। वो जानता था कि रोहित उससे नहीं जीत पाएगा और फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा होगा। इतना बोलने के बाद अहान पीछे मुड़ा और अपने हाथ पीछे करके स्टेज से जाने लगा। अपने आप के साथ ऐसा होते देख रोहित को बहुत गुस्सा आ रहा था। रोहित, नीचे आ जाओ, तुम हार चुके हो, इतनी गर्मा गर्मी देखकर प्रिंसिपल ने कहा। आज रोहित की वजह से मनाली यूनिवर्सिटी की बहुत बदनामी हो गई थी।
इस बात से प्रिंसिपल बिल्कुल खुश नहीं था। रोहित पहले ही हार चुका था, अब अपनी बात से भी मुकर रहा था। प्रिंसिपल नहीं चाहता था कि लोग यह सोचे कि स्टूडेंट्स अपनी बात से मुकर जाते हैं। प्रिंसिपल की यह बात सुनकर रोहित चुपचाप नीचे आ गया। वो जानता था कि प्रिंसिपल उसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे थे, पर तभी रोहित ने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान हो गए। रोहित ने आहान पर अटैक करने की कोशिश की। उसने अपने हाथ से पियानो वाला चेयर उठाया और आहान के सिर के पीछे मारने की कोशिश की। उसका अटैक इतना तेज था कि आहान का सिर फट जाना चाहिए था। रोहित के इस मुंह की वजह से वहाँ लोग बहुत डर गए थे। बहुत सारी लड़कियों के मुंह से चीख निकल गई थी। हिमानी और राशि जो रोहित के पास ही खड़े थे बहुत घबरा गए। राशि आहान को बताना चाहती थी, पर सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। वहीं हिमानी कुछ कदम आगे आकर आहान को पकड़ना चाहती थी, पर ऐसा होना इम्पॉसिबल था। हिमानी को आहान की तरफ आता देखकर रोहित को और गुस्सा आया। उसने अपनी स्पीड और ताकत कम करने की जगह बढ़ा दी। तुम्हें इसकी मदद करनी है तो तुम भुगतो, रोहित ने मन में सोचा। जब सबने देखा कि रोहित हिमानी पर अटैक करने वाला है, तब सब डर गए। कुछ लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो हिमानी को चोट लगते हुए नहीं देख सकते थे। हिमानी! आहान को जैसे ही पता चला कि हिमानी के साथ कुछ होने वाला, उसने पीछे मुड़कर देखा। हिमानी का चेहरा उसके बहुत पास था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हिमानी को अपनी तरफ खींच लिया। इससे हिमानी उसकी बाहों में आ गई थी। दूसरे हाथ से आहान ने रोहित की तरफ पंच किया। इससे चेयर पहले ही टूट गई थी और फिर रोहित को आहान का पंच लगा। चेयर के हजारों टुकड़े हो गए थे और रोहित को भी बहुत तेज चोट लगी थी। उसके नाक से खून बहने लगा और उसका सिर घूमने लगा। रोहित अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा था और कुछ कदम पीछे जाकर गिर गया। रोहित को ऐसे अनकंट्रोलेबल देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। रोहित कॉलेज के ताइक्वांडो एसोसिएशन का हिस्सा था और उसके स्किल्स भी अच्छे थे, फिर भी आहान का एक पंच वो संभाल नहीं पाया था। आहान में ऐसी कौन सी ताकत थी? वो आहान के सामने एक लूजर लग रहा था। जल्दी देखो रोहित ठीक तो है ना, प्रिंसिपल ने कहा। आहान ने जो कुछ भी किया वो बहुत फास्ट हुआ। किसी को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला था। रोहित की वजह से भले ही यूनिवर्सिटी की बहुत बदनामी हुई थी, पर यह बात से कोई अनजान नहीं था कि वो विजय जैन का बेटा था। रोहित को दर्द में देखकर प्रिंसिपल पैनिक करने लगा था। तभी कुछ टीचर स्टेज पर गए और रोहित को चेक करने लगे। घबराने वाली बात नहीं है, ये बस बेहोश हुआ है, एक टीचर ने कहा। यह सुनकर प्रिंसिपल ने चैन की सांस ली। फिर उसने आहान की तरफ देखा और जोर से सिक्योरिटी गार्ड्स पर चिल्लाया, खड़े हुए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हारे होते हुए यहाँ सब ये कैसे हो गया? प्रिंसिपल की यह बात सुनकर सब बहुत डर गए थे। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में था। वो जानता था कि विजय कौन था। अगर उसे पता चल जाता कि उसके बेटे के साथ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तो वो किसी को नहीं छोड़ता। सब समझ गए थे कि प्रिंसिपल आहान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत बुरी तरह से डांट रहा था। आप जल्दी से पुलिस को कॉल करो और उन्हें यहाँ बुलाओ, प्रिंसिपल ने लास्ट में कहा। वहाँ भले जो भी हुआ हो, पर सच यही था कि आहान की वजह से ही रोहित बेहोश हुआ था। प्रिंसिपल आहान के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहता था। अगर पुलिस यह मैटर हैंडल करती तो फिर उसे विजय से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इतने में ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स फ़ोन करने के लिए तैयार हुए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आहान ने जो भी किया था रोहित के उकसाने की वजह से किया था। यह बस सिर्फ एक एक्शन का रिएक्शन था, गीत ने कहा और प्रिंसिपल को देखने लगी। गीत की आंखें देखकर प्रिंसिपल के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ आ गया था कि गीत आहान की तरफ थी। अगर गीत आहान की तरफ थी तो फिर गीत के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गीत उसकी साइड क्यों ले रही थी, क्योंकि वो गीत की असली आइडेंटिटी जानता था। गीत कपूर फैमिली की 3rd जनरेशन का हिस्सा थी। वो हमेशा से बहुत पैम्पर्ड थी और अपने दादाजी की लाडली थी। उसके आगे उसके दादाजी किसी दूसरे फैमिली मेंबर को भी कुछ नहीं बोलने देते थे। अगर यह बात फैल जाती कि प्रिंसिपल ने गीत की बात नहीं मानी थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। गीत को नाचने गाने का बहुत शौक था। वो सुपरस्टार बनना चाहती थी, पर उसकी फैमिली उसके सपोर्ट में नहीं थी। उसके परिवार में सब हाई पोस्ट पर थे। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल था तो कोई आर्मी में था। उसके इस फैसले के खिलाफ थे, पर जब उसके दादाजी ने उसका साथ दिया तब जाकर वो इतनी बड़ी सुपरस्टार बनी थी। गीत अगर किसी से चांद तारे भी मांग लेती तो वो उसे मिल जाते। तो यह तो बस सुपरस्टार बनने की बात थी। आज गीत कपूर देश में जाना माना नाम थी। सब उसे सिर्फ जानते ही नहीं थे बल्कि उसकी बहुत इज्जत भी करते थे। प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विजय जैन भी कपूर फैमिली के सामने कुछ नहीं था। मिस कपूर भले कुछ भी हुआ हो, चोट तो रोहित को आई है, प्रिंसिपल ने कहा। वो दोनों तरफ से फंसना नहीं चाहता था। मैं जानती हूँ, पर गलती रोहित की है, गीत ने जब कहा तब प्रिंसिपल बिल्कुल शांत हो गए।
अब वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। ठीक है, किसी को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल ने कहा। वो सिक्योरिटी गार्ड्स रुक गए, फिर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। गीत ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुराने लगी। गीत ने यह सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि अहान ने उसकी एक बार जान बचाई थी। अहान के लिए इतना करना उसका फर्ज बनता था। अहान इस वक्त स्टेज पर ही था। हिमानी अभी भी उसकी बाहों में थी। उसने हिमानी को खुद से दूर किया और नीचे आ गया। सब लोग अहान को देख रहे थे। उसकी परफॉर्मेंस से सब बहुत खुश थे। अहान को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो बस मुस्कुराने लगा। अहान राशि के साथ बैक स्टेज चला गया। सब बहुत खुश थे। सबने आज लिटिल प्रिंस को पियानो को प्ले करते हुए सुना था। अहान का वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो गया था। सबको यकीन था कि वही लिटिल प्रिंस को पियानो है। अहान, तुम वही हो ना जिसका वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था? राशि ने पूछा। तुम क्या कह रही हो, मैं नहीं जानता। अहान ने बात टालने की कोशिश की। मैं कह रही हूँ कि तुम लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो हो, राशि ने कहा। नहीं, मैं यह नहीं हूँ जो तुम कह रही हो, अहान ने कहा। अहान की ना सुनकर राशि को विश्वास हो गया था कि अहान ही लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे यह भी लग रहा था कि अहान का कोई दोस्त नहीं था जिसने उसे गिफ्ट दिए थे, बल्कि वो अहान खुद ही था। रोहित की पियानो परफॉर्मेंस और इतने बड़े कांड के बाद एक वायलिन का सोलो परफॉर्मेंस हुआ था। अब बारी थी आज के प्रोग्राम के ग्रैंड फिनाले की। यह परफॉर्मेंस 7 लड़कियां करने वाली थी जो बहुत खूबसूरत थी और इनमें से भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिमानी थी। जैसे ही डांस परफॉर्मेंस शुरू हुआ, सब देखते ही रह गए। एक एक स्टेप बहुत खूबसूरत लग रहा था। 7 लड़कियां ऐसे लग रही थी जैसे सभी सड़क से उतर कर आई हों। उनका कोऑर्डिनेशन, स्टेप्स, एक्सप्रेशन सब कुछ परफेक्ट था। यह सच में एक फिनाले परफॉर्मेंस था। कोई भी किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि सब सिर्फ हिमानी की बात कर रहे थे। आज के बाद हिमानी कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो गई थी। जब म्यूजिक बंद हुआ तब सब लड़कियों ने बाव किया और स्टेज से नीचे आ गई। हिमानी सबसे पहले अहान के पास गई। अहान, आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा, तुम बहुत ग्रेसफुल थी, अहान ने हिमानी की बात का जवाब दिया। हिमानी स्टेज पर चाहे कितना ही एफर्टलेसली डांस कर रही थी, पर इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। दिस इज़ नॉट द एंड। मैं जानती हूँ कि सब जानना चाहते हैं कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है, होस्ट ने माइक में बोला। यस, कौन है वो? सब बहुत एक्साइटेड थे और ज़ोर से चिल्ला रहे थे। रिलैक्स एवरीवन, मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती कि वो गेस्ट कौन है। वो जब स्टेज पर आएगी मैं तभी बताऊंगी, होस्ट ने कहा। वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करना चाहती थी, पर मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत और अच्छी सिंगर है। यहाँ मौजूद सब लोगों ने उसके गाने ज़रूर सुने होंगे। उनके बहुत सारे फैंस हैं जो इनसे बहुत प्यार भी करते हैं, होस्ट ने कहा। खूबसूरत भी हैं, अच्छी सिंगर भी हैं और इसके अलावा इसके बहुत सारे फैंस भी हैं। इसका मतलब था कि यह जो कोई भी है, कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी थी। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। पहले कभी भी इस यूनिवर्सिटी में किसी भी सेलिब्रिटी ने परफॉर्म नहीं किया था। सब इस वक्त बहुत क्यूरियस हो गए थे। होस्ट ने हाइप क्रिएट कर दिया था। अब फाइनली उसने कहा, ठीक है, मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर स्पेशल गेस्ट टुडे। जैसे ही होस्ट ने यह बात बोली, तालियों की आवाज़ से सारा ऑडिटोरियम गूंज गया और होस्ट की आवाज़ धीमी पड़ गई। इतने में सबकी नज़रों के सामने एक लड़की आई। सारी स्पॉटलाइट उसी पर थी। उसे देखते ही सब पागल हो गए और चिल्लाने लगे। गीत कपूर, जिसके परफॉर्मेंस को इतना हाइप किया गया था, वो गीत कपूर थी। सारी ऑडियंस बहुत अलग अलग रिएक्शन दे रही थी। ओह माय गॉड, यह गीत कपूर है। गीत कपूर हमारी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने आई हैं। वी लव यू गीत। ऑडियंस में सब बहुत उत्साहित थे। शोर से गीत के फैंडम का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। बड़े लोगों को भले ही समझ ना आए कि यह क्या पागलपन था, पर टीनेजर्स इस पागलपन को अच्छे से समझते थे। वो अकेली ऐसी फीमेल सुपरस्टार थी जो बिल्कुल टॉप पर थी। फिल्म इंडस्ट्री में होने के बाद भी उसके बारे में कभी कोई स्कैंडल्स न्यूज़ नहीं आई थी। सब उसे बहुत अच्छी और ग्रेसफुल मानते थे। वो हर इंसान की ड्रीम गर्ल थी। लड़कियां उसके जैसा बनना चाहती थी और लड़के उसके जैसी ही लड़की चाहते थे। मनाली यूनिवर्सिटी के लड़के इस वक्त पागल हो रहे थे। गीत कपूर, ओह माय गॉड, यह तो सच में गीत कपूर है। मैं बाद में इनका ऑटोग्राफ लूँगी, राशि ने कहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आइडल उसके सामने थी। राशि ने आज तक जो कुछ किया था, राशि को अपना आइडल मानकर किया था। राशि के मुकाबले हिमानी बहुत शांत थी। उसने गीत को पहले भी रेलवे स्टेशन पर देखा था। अहान के पास उसका नंबर भी था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गीत कपूर है। गीत ने जैसे ही
पहली लाइन बोली, सब चीयर करने लगे। सबकी एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। लोग तालियां बजाना बंद ही नहीं कर रहे थे। गीत वही ग्रासफुली स्टेज पर खड़ी थी और स्माइल कर रही थी। जब बहुत देर तक लोग शांत नहीं हुए तब गीत ने कहा, गाइस अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं परफॉर्म कैसे करूंगी, प्लीज रिलैक्स। आप सब चाहते हैं ना कि मैं परफॉर्म करूं, गीत ने कहा और मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे तालियों की गूंज कम होने लगी, पर सबका एक्साइटमेंट अभी भी वैसा ही था। उनकी आंखों में बहुत चमक थी, क्योंकि वो गीत को परफॉर्म करते हुए देखने वाले थे। आप लोग कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, गीत ने पूछा। सब लोग गीत के अलग अलग गानों के नाम बोलने लगे। यह सब वो गाने थे जो गीत ने गाए थे और बहुत फेमस थे। ओके ओके, मैं आज जो भी गाना गाऊंगी अपने पुराने दोस्त के साथ गाऊंगी, गीत ने कहा। इससे सबके मन में क्यूरियोसिटी जाग गई कि आखिर गीत यह क्या बोल रही है। हिमानी ने आहान की तरफ देखा। वो जानती थी कि गीत जिस दोस्त की बात कर रही थी वो आहान था। पहले मैं अपना परफॉर्मेंस किसी और के साथ देने वाली थी, पर अब उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं अपने पुराने दोस्त के साथ परफॉर्म करूंगी, गीत ने कहा। पुराना दोस्त? गीत किसकी बात कर रही हैं? गीत का पुराना दोस्त हमारे बीच में है। इतना लकी कौन है? ऑडियंस आपस में बात कर रही थी। क्या मैं अपने दोस्त को स्टेज पर बुला सकती हूँ, गीत ने कहा। यस यस यस, सब बोलने लगे। बहुत लोगों को लगा था कि गीत आहान की बात ही कर रही है। वो कॉलेज में अभी पॉपुलर हुआ था और उसे बहुत अच्छा पियानो बजाना भी आता था, इसलिए सबको ऐसा लग रहा था कि वो शायद आहान की बात ही कर रही है। क्या मेरे दोस्त को मेरी आवाज़ आ रही है, गीत ने बैक स्टेज देखते हुए पूछा। यह सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था कि गीत उसे ही बुला रही है। अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो क्या तुम स्टेज पर आओगे, गीत ने बहुत ही चुलबुली आवाज़ में कहा। दरअसल गीत पहले भी अकेले ही परफॉर्म करने वाली थी। उसने डुएट का बहाना इसलिए बनाया था क्योंकि वो आहान के साथ परफॉर्म करना चाहती थी। वो आहान की परफॉर्मेंस से बहुत मूव हो गई थी। आहान, क्या गीत के वो दोस्त तुम हो, राशि ने पूछा। उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसके अलावा यहाँ बैक स्टेज ऐसा कोई और नहीं था जो गीत का दोस्त हो सके। हाँ, वो मेरी ही बात कर रही है, आहान ने कहा। हैं, तुम गीत कपूर को भी जानते हो? तुम आखिर हो कौन, राशि ने कंफ्यूजन में पूछा। यह तुम अभी ना जानो तो ही अच्छा होगा, आहान ने कहा और राशि को घूरते हुए मुस्कुराने लगा। इतना कहने के बाद आहान स्टेज की तरफ चला गया। जब आहान स्टेज पर पहुंचा तब ऑडियंस फिर से हैरान थी। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो गीत कपूर का दोस्त है? यह अलग बात है कि तुम लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो हो, पर तुम गीत के दोस्त हो, यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? इस लड़के की आइडेंटिटी जानना बहुत मुश्किल है। एक मिनट, यह कोई पहला मेल है जिसको गीत ने अपना दोस्त बनाया है? ओह माय गॉड, हाँ, अब तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में बस यही न्यूज़ होगी। पब्लिक में पहली बार गीत किसी लड़के के साथ परफॉर्म करने वाली हैं और हम सब उसे देखेंगे। पता नहीं इस लड़के ने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो यह हिमानी जैसी खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड है और गीत जैसी सेंसेशन का दोस्त है। सब लोगों की एक्साइटमेंट का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं थी। उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी, पर आहान को वहां देखकर बहुत लोग जल भी रहे थे। वो सोच रहे थे कि इतनी अच्छी किस्मत भला किसकी हो सकती है। हेलो मिस्टर हान, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई, गीत ने कहा। हेलो मिस कपूर, सेम हियर, गुड टू सी यू अगेन, आहान ने कहा। गीत की इस हरकत की वजह से आहान को वैसे भी बहुत अजीब लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि गीत वहां होगी और वो ऐसा कुछ करेगी। मिस्टर हान, मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा, गीत ने कहा और आहान को आंख मारी। वो इस वक्त बहुत प्लेफुल मूड में थी। उसे भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया था। अगर मुझे लगा तो फिर मैं यहाँ से जा सकता हूँ, आहान ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ, गीत ने कहा। गीत बस चाहती थी कि आहान उसके साथ परफॉर्म करे और सब उसे साथ में सुने। वो आहान की पर्सनालिटी से अच्छी तरह से वाकिफ थी। फिर तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं है ना, आहान ने कहा। इतने में जो पियानो आहान ने बजाया था वो फिर से स्टेज पर आ गया। इस बार उसके साथ नई चेयर आई थी। आहान ने उस चेयर पर बैठ गया। गीत और आहान एक दूसरे को देख रहे थे। गीत ने स्माइल किया और परफॉर्म करने के लिए तैयार हुई। जब दोनों परफॉर्मेंस के लिए तैयार हुए तब सब बिल्कुल शांत हो गए। पिन गिरने तक की आवाज़ भी साफ सुनाई दे सकती थी। आहान अपनी उंगलियों से कीज दबा रहा था जिससे बहुत खूबसूरत और मेलोडियस आवाज़ आ रही थी। गीत भी उसमें खोई हुई थी। फिर कुछ सेकंड्स बाद गीत ने गाना शुरू किया। सब बहुत सुकून से उनका परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। गीत की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली और प्यारी थी। सब आंखें बंद करके बस उनका परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हो गया तब दोनों उठे और दोनों ने साथ में बाउ किया।
इसके बाद दोनों स्टेज से नीचे उतर गए। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज गया था। लगातार काफ़ी देर तक तालियां बज रही थी। यह परफॉर्मेंस हिस्ट्री में लिखने लायक था। बहुत सारे लोगों ने इस परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया था और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया था। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जो हमने आज यह देखा है। प्रोग्राम के बीच में अहान और रोहित के बीच भले कुछ भी हुआ हो, पर गीत के परफॉर्मेंस से सब ठीक हो गया था। अब न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पर सिर्फ यही हेडलाइन होगी कि गीत ने मनाली यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया था। मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस आज से पहले कभी नहीं देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने गीत कपूर को लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है। अहान चाहे सेकंड हैंड खटारा गाड़ी चलाता हो, पर उसके स्किल्स कमाल के हैं। सिर्फ वही है जो गीत को इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। यह परफॉर्मेंस सच में आज का लास्ट परफॉर्मेंस के लायक था। सब बहुत मैसमराइज्ड थे और एक एक पल को एंजॉय कर रहे थे। जब वो स्टेज से गए तब सबकी नज़रें उसी पर थी। सब सोच रहे थे कि अब यह न्यूज़ भी बनेगी कि गीत किसी लड़के के साथ थी। जैसे ही वीडियो वायरल होने शुरू हुए, ऐसे कमेंट्स आना भी शुरू हो गए। क्या यह गीत का बॉयफ्रेंड है? गीत कौन से मिस्टीरियस इंसान के साथ है? सब जगह सब तरह की बातें हो रही थी। सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत जल्दी वायरल हो रहा था। अहान और गीत अब बैक स्टेज आ गए थे। दोनों को साथ देखकर सबको बहुत जलन हो रही थी। अहान के पास पहले से ही हिमानी थी और अब गीत भी उसी की साइड थी। बहुत सारे लड़कों के दिल जल रहे थे। साक्षी और उसका ग्रुप भी कोई खास खुश नहीं था। जब गीत ने कह दिया था कि वो उसका दोस्त है, तो यह झूठे होने का कोई लॉजिक ही नहीं था। इस अहान का कोई ना कोई राज तो जरूर है, वरना इतना सब कुछ तो नहीं हो सकता। अहान वो नहीं है जो वो दिखा रहा है, साक्षी ने सोचा। बैक स्टेज पर राशि और हिमानी उनका इंतजार कर रही थी। अहान सीधे गीत को उनके पास लेकर गया। राशि गीत को देखकर छोटे बच्चे की तरह उछलने लगी। गीत, यह हिमानी है। तुमने इसे रेलवे स्टेशन पर भी देखा होगा, अहान ने कहा। हाँ, गीत ने कहा और फिर हिमानी को देखने लगी। हिमानी, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने पहले कभी इतनी ग्रेसफुल और सुंदर लड़की को नहीं देखा है, हिमानी ने कहा। प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ? आप इतनी टैलेंटेड, प्रीशियस, सुंदर और ग्रेसफुल हैं। इस वक्त राशि लगातार अहान को गीत को देख रही थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि अब अहान उसका इंट्रोडक्शन करवाएगा। वो बहुत बेचैन हो रही थी। और यह राशि है, हिमानी की दोस्त, अहान ने फाइनली कहा। यह तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है, अहान ने कहा। मैं आपकी बहुत बड़ी ऑटोग्राफ हूँ, क्या मुझे आपका फ़ैन मिल सकता है? राशि ने कहा। वो इतनी खुश थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। हैं? गीत ने कहा। I mean, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? राशि ने कहा। अपनी गलती रियलाइज़ करने के बाद राशि एम्बैरस हो गई। सब ठहाका मारकर हंसने लगे। राशि का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। सॉरी, राशि ने कहा। इट्स ओके, तुम मेरा ऑटोग्राफ ले सकती हो, गीत ने कहा। इस वक्त अहान 3 खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ था। पता नहीं वो कैसी किस्मत लिखा कर लाया था। राशि और हिमानी ने सोचा था कि गीत में बहुत एटीट्यूड होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो तीनों बहुत कैजुअली बात कर रहे थे। गीत बात करने में बहुत अच्छी थी। तीनों लड़कियां थी, इसलिए उनके पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक थे। तीनों एक दूसरे की कंपनी और बातें एंजॉय कर रहे थे। बाकी के लोग वहां पर बस इन सब से जल रहे थे। उनसे बात करने के बाद गीत ने अहान को देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या यह सही वक्त है?